बैठ जा सकते। करते हुए आईएएस अकादमी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आज आपसे बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकर आए हैं। बहुत दिनों से ये उत्साहित है इस बात को लेकर भी कि हमारे बीच में एक ऐसे अधिकारी पधारेंगे जो बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि स्ट्रगल क्या होता है, लाइफ कैसे किस मोड़ पर क्या मूवमेंट लेती है और उसमें एजुकेशन यानी पढ़ाई का क्या महत्व होता है और पढ़ाई किस तरीके से, किताबें किस तरीके से आपका हमसफर बनती है। एक छोटे से गांव मुरैना में एक छोटा सा गांव है जहां से सर पधारे। आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर स्ट्रगल करना पड़ा एक छोटे से गांव से आने की वजह से। दूसरा, सर का जो स्कूली शिक्षा है वो गांव में हुई है। उसके बाद सर का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जहां का सिलेक्शन लेना भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सर ने अपने प्रयासों से सबसे पहले नवोदय विद्यालय में प्रवेश लिया, नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उसके बाद में सर ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में अभी तक लगभग 6 नौकरियों में सर ने सिलेक्शन ले लिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निरंतरता क्या कहती है। हम निरंतरता क्या रखती है। कंटिन्यूअस अगर हम कोई काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि किसी एक पद के लिए हम बने हो। जिस दिन सर का सिलेक्शन हुआ उससे पहले AITMS एक एग्जाम होती है, ऑल MP सेकेंड रैंक सर ने प्राप्त की। उसके बाद IBPS क्लर्क, आपने पता होगा बैंक की एक एग्जाम होती है, उसको सर ने क्वालिफाई किया। उसके पहले इन्होंने एक रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम कहते हैं उसके पद पर भी सर ने सिलेक्शन लिया। ऐसे लगभग 6 सिलेक्शन सर ने अभी तक लिए हैं। इनमें से जो छठा पद है वो आपके सामने है। सन 2013 में जब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPSI में जब पद निकाले, वैकेंसीज निकाली, तो सर ने उसमें अपना फॉर्म फिल किया और अपनी मेहनत से, मैं सबसे बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पर कि अपनी खुद की मेहनत से पहले ही अटेम्प्ट में सब इंस्पेक्टर इन्होंने क्लियर कर लिया। और आज जब 2024 में हमारे बीच में सर बैठे हैं तो आपको पता है कंधे पे जो 3 स्टार दिख रहे हैं वो अपने आप में सफलता बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 स्टार से यानी 2 स्टार से जो मेरा सफर शुरू हुआ था वो आज 3 स्टार तक पहुंच गया है और वो धीरे धीरे उस रैंक पर पहुंचेगा जिसकी हमें उम्मीद है। अब मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मुझे तो आप रोज ही सुनते हैं, है ना, तो मैं चाहता हूं कि सर अपने बारे में आपको कुछ बताएं और उसके बाद हमारी जो मेन चर्चा है उस पर हम शुरुआत करते हैं। सर प्लीज। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और मैं धन्यवाद देता हूं विक्रम सर को जो आज मुझे इनवाइट किया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं, लड़कियों में? बहुत बढ़िया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पिताजी फार्मर भी नहीं है और गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी नहीं है, मजदूर टाइप के हैं, मजदूर हैं? प्रजापति, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में से मतलब नौकरी कौन चाहता है कि मेरी नौकरी लगी जाए? सभी चाहते हैं, इसे तैयारी करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि मेरा जन्म एक मुरैना के छोटा सा गांव है दीकतपुरा, जो चंबल नदी के पास में पड़ता है। बहुत इंटीरियर गांव है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि 2003 या 4 में मेरे गांव में लाइट आई, ठीक है, 4 के आसपास मेरे गांव में लाइट आई। उससे पहले लाइट भी नहीं थी। हम लोग ये आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कहानियाँ हो, लेकिन कहानियाँ नहीं, सच्चाई है। हम लोग जो हमारे यहाँ लोकल में उसको चिमनी बोलते हैं हम लोग, जो एक कांच की बोतल होती है उसमें छेद करके हम लोग एक चिमनी बनाते थे।
उससे हमने तैयारी की थी। मैं कक्षा 5 में था मेरे गांव में। हमने चिमनी से काफ़ी मेहनत की और बरसात भी होती थी, कीचड़, तमाम बातें परेशानी आती थी, क्योंकि पिताजी फार्मर, मम्मी भी फार्मर, गृहिणी है मम्मी, तो उनके साथ में हम भैंस भी चराते थे अपनी। उसके बाद जो कुछ समय मिलता था, क्योंकि गांव में जहाँ कोई कोचिंग की सुविधाएं नहीं है, नवोदय विद्यालय के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, कक्षा 5 में होता है वो, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे हो रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो आप, वो नवोदय विद्यालय कक्षा 5 में आता है। जब नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है उसमें आता है। तो उसमें उस समय हम नहीं समझते थे रीजनिंग क्या होती है। हमें बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी नहीं पता थे। सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, हमें नहीं पता था। लेकिन वो ऐसी परिस्थिति थी कि नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना ही है। मेरे जो प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में था, वहाँ के कुछ टीचर्स से मुझे कोऑपरेट करते थे, तो बहुत प्रयास किया। बाकी गांव में एक भैया मिले हमें जो उस समय मैथमेटिक्स में बीएससी कर रहे थे, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के संबंध में जो आता था उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने भी मेहनत की, उसके लिए मैंने 1 महीने आसपास मेहनत की होगी। एग्जाम जब आया उससे 1 महीना पहले उन्होंने कोचिंग कराई, वो तो अपनी अलग जगह पे है, लेकिन मुझे तो मेरे अंदर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो मैंने दिन रात इतनी मेहनत की, सारे फॉर्मूले जहां मुझे समझ में नहीं आ रहा रट लिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल से 2 रट लिए, आखिरकार मैं नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक ऐसे गांव से मैं बिलोंग करता हूं जहां पर उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी सर जी, और वहां से सिलेक्शन लेना अपने आप में बड़ी बात थी। बाकी मैं नवोदय विद्यालय में जब गया, नवोदय विद्यालय का अलग अपने आप में एक एटमोस्फेयर है, वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। तो वहां से जाने के बाद जब नवोदय विद्यालय में 12th किया, अच्छी खासी परसेंटेज थी मेरी, सीबीएसई बोर्ड में, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। तो वहां से जब हम आए तो उस समय एक कंडीशन ये रहती है कि एक आप लोगों के सामने भी कंडीशन होगी कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, उसने आपने 12th क्लास तो कर ली, जैसे कोई आगरा का रहने वाला है, कोई शाजापुर का रहने वाला है, वो उज्जैन तो आ गया। उज्जैन आने के बाद यदि आप तैयारी करोगे तो आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम कोई भी होगा वो 3-4 हज़ार से कम का नहीं आएगा। उसके बाद आपको कोचिंग भी लगानी पड़ेगी, अपने खुद के भी खर्चे रहते हैं, आना जाना तमाम खर्चे रहते हैं। एक मजदूर का बेटा अफोर्ड कर सकता है, मुश्किल लगता है। किसान का बेटा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट आज की लाइफ में यदि वो कम से कम खर्चा करेगा तो भी अपने ऊपर 10, 15 या 20 हज़ार रुपये खर्च करता है महीने के। कोचिंग में भी देना है, ऐसे बुक्स भी लेनी है, मोबाइल का डेटा भी उसको रिचार्ज कराना है, और भी तमाम खर्चे रहते हैं। उस समय अपने आप को, उस समय ऐसी कंडीशंस आती है कि हम लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं सर, हम कर्तव्य IAS अकेडमी में हम क्यों जा रहे हैं, इससे अच्छा आप कोई पार्ट टाइम जॉब देख लें, पार्ट टाइम जॉब कर लें, हम पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे और अपनी कोचिंग भी कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आप लोगों के सामने आती होंगी, यार मैं क्या करूँ, माँ बाप से कैसे पैसे मांगूँ, और मैं उनके मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, यार मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। आप लोगों के सामने परेशानी आती होंगी, समस्या, लेकिन आप लोगों को उससे घबराना नहीं है। आप अभी जितना भी समय देना चाहते हो अपनी स्टडी में दो। सर जैसे सर आपके पास हैं, कि कोचिंग क्या होता है, कोचिंग एक माध्यम होता है। जैसे माँ बाप तो बच्चों को पैदा करते हैं, लेकिन माँ बाप से भी ज़्यादा रोल किसी स्टूडेंट, किसी व्यक्ति के लाइफ में रहता है, वो उसके टीचर्स का रहता है। क्योंकि कौन सा रास्ता सही है, कौन से रास्ते आपको अपनी मंजिल पर किस रास्ते से जाना है, वो सब आपके टीचर दिखाते हैं। कोचिंग का भी एक वही रोल रहता है। कोचिंग आपको ये बताती है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अभी वर्तमान में बहुत विस्तृत सिलेबस है, यदि आप कोई बुक लेने जाओगे तो बहुत विस्तृत है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो कोचिंग्स आपको ये सिखाती हैं कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे आपको फोकस करना है, कितना आपका समय बचा हुआ है, उस समय के दौरान, उस समय के अंदर आपको अपनी एग्जाम की बेहतर तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो आप लोग घबराओ नहीं। जिसके पिताजी किसान हैं, जिसके पिताजी मजदूर हैं, या कोई मम्मी की ग्रेडी हैं या घरों में काम करती हैं, ऐसे ही लड़के सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून रहता है। ठीक है आपको, और मैं आपको बता दूं, लाइफ में खुशियां 2 मिनट में आ जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब मैं सब इंस्पेक्टर बन गया था तो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रोऊं कैसे, क्योंकि एकदम आपका रिजल्ट आया, और आप अभी ये लेके ही मत चलना कि मैं सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहा हूं तो मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो जब तक आपके फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते। जब आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तब आप सब इंस्पेक्टर कहलाओगे, या कांस्टेबल या पटवारी जो भी कहलाओगे, लेकिन तब तक आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। आप तैयारी कंटिन्यू रखो, और मुश्किल से 6 महीने की बात है, 6 महीने आप धैर्य रख लो, 6 महीने बाद एकदम लाइफ बदल जाती है। आपका खुद का खाता होगा,
खुद की सैलरी आएगी, खुद का एटीएम होगा, खुद अपने अपने फ़ोन पे से जो भी है पैसा यूज खर्च करोगे, डालोगे, माता पिता को दोगे, अपने भाइयों को दोगे, एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग घबराओ नहीं, जितनी तैयारी कर सकते हो, मात्र किसी भी तैयारी को एक व्यापम लेवल के जो तैयारी होती है 6 महीने अपने आप में पर्याप्त होते हैं। आप 6 महीना तक जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। अपना जो पूरा पीछे का जो सिलेबस है उसको अब इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आपको किसी चीज़ को याद करने के लिए नहीं पढ़नी है, आपको इसलिए पढ़नी है कि मेरे अंदर एक मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। यदि मुझे इंडिया के मैप के बारे में आएगा, यदि मुझे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आएगा, इलेक्शन सिस्टम जो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सरकारें बनती हैं, एक इंटरेस्ट लेने, एक नॉलेज के लिए पढ़ो। नहीं यार मुझे ये आना ही चाहिए। उससे क्या होता है, जब आप 4 लोगों के बीच में बैठते हो तो आपकी पर्सनैलिटी निखार आता है। पर्सनैलिटी में यार ये तो बहुत विद्वान है, इसको तो हर चीज़ में आता है, और उसकी जो भाषा होती है उसमें एक निखार आता है। जितना आप जितनी आपकी नॉलेज होगी उतनी आपकी भाषा भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप बोलना सीख जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आपको मात्र 6 महीने के आसपास की तैयारी है, आप बढ़िया तैयारी करो। पुरानी जो सिलेबस आपका पीछे का सिलेबस जो छूटा हुआ है 10th 12th 11th जो भी बुक्स हैं आपकी, उसमें जो आप जैसे आप अभी कक्षा 7 में जाओगे, 7 में संविधान के बारे में क्या है आप अभी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आ गया यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप पुरानी जो किताबें हैं उनकी तरफ जाइए, उनके अंदर जो भी आपका इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं उसके पूरा अंदर निचोड़ निकाल के लाइए बाहर, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और अपना जो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ में पैरेलल करते रहो। तैयारी आपकी बहुत ईजी रहेगी। देखिए, जिनके भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं, क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। तो मैं आपके सामने सर को इसीलिए आज आपसे रूबरू करवाने के लिए लाया हूं, ताकि आपको यह पता चलना चाहिए कि जब मैं रिजल्ट के परवाह ना करते हुए सिर्फ तैयारी पर फोकस करूंगा, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन लाइन लगी होगी, अब चूज करना पड़ेगा कि मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं। मैंने आपको बताया कि सर ने 6 सिलेक्शन लिए हैं। 6 सिलेक्शन मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो उपलब्धि ये बताती है कि अब आपको इसमें से बेस्ट चुनना है। दूसरा, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज ये बताना चाहता हूं कि सर ने अभी तक स्टडी बंद नहीं की है। मतलब लगातार जब भी कोई चीज पढ़ना हो, सीखना हो, ये लगातार सीखते रहते हैं। मेरी जब चर्चा होती है तो सर किताबों के बारे में चर्चा करते हैं, सर पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। उसका एक मेन कारण क्या है कि ये जो 3 स्टार हमारे कंधे पर है, वो कहते हैं कि मुझे अभी और बुलंदियों को छूना है। आपको पता है कि हर एक कैंडिडेट्स के पास, हर एक स्टूडेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए लगातार कुछ करने की। अब यहां से जो बैठे हुए बच्चे हैं, ये अपनी कुछ कमाई नहीं करते क्योंकि सब विद्यार्थी हैं। इनके अंदर एक इतनी भयंकर सी भूख है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। मैं आपको ये बताऊं कि जिनके कंधे पर 3 स्टार ऑलरेडी है, क्या उनको भी कोई भूख लगनी चाहिए? आज इनके अंदर और भूख है, मुझे और उच्च अधिकारी की पोस्ट पर पहुंचना है। ये बताती है कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, तब आपको बहुत कुछ करना है। इनके पास अभी कुछ है तो इन्हें और बहुत कुछ करना है। लाइफ को इसी तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है। आगे अब हम लोग चर्चा करते हैं, जिस पर हम लोग मेन जो हमारा विषय आज हमारा है कि पब्लिक क्यूरियोसिटी। जितने भी पब्लिक के मन में क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सर कल हमारे विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था कि क्या सर किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो वो सरकारी नौकरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ऐसे बेटा एक काम करो, वो अंदर जो इनवाइट है ना, जितने भी आपको क्वेश्चन करना है ना, उसको सब लास्ट में करना है। सर ने अभी बताया बहुत अच्छी चीज और बताई। उन्होंने बताया कि मजदूर का बच्चा है ना, किसान का बच्चा गांव से जब आता है तो वो बहुत सारे सपने समेट कर लाता है। जब यहां से वापस जाता है ना तो उसके पास 2 चीजें होती है, या तो बहुत कुछ या तो कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं हो तब भी बहुत कुछ की इच्छा रखना ही जीवन है, वही भविष्य है। क्लियर है? तो सर सबसे पहले हम लोग हमारे प्रश्नों की आज एक श्रृंखला लेकर बैठे हैं। आपका आज हम बहुत सारा समय लेने वाले हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न हमारे बच्चे ने रखा था, कल पीएससी के विद्यार्थी का एक प्रश्न था कि क्या किसी कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो किसी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और आगे क्या प्रोसेस उसके लिए होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर
अपने आप में कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। यदि आप दो लोगों में लड़ाई होती है, यदि दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, उनमें से यदि कोई एक पक्ष थाने पर जाकर एफआईआर लिखा देता है, तो एफआईआर लिखाने से ही अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। उसका एक हमारा जो सीआरपीसी में एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है। सीआरपीसी मतलब जो मेजर एक्ट हमारे आईपीसी और सीआरपीसी प्रोसीजर होता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जैसे आप किसी के साथ में कोई घटना कर दोगे तो आपने जैसे आपने उसमें चांटा मार दिया, ये जो चांटा मारा है क्या अपने आप में अपराध है, उसकी परिभाषा होती है उसमें। यदि अपराध है, यदि हमारे आईपीसी उसको अपराध मान रही है, चांटे मारने को या गाली देने को या किसी के साथ छेड़छाड़ करने को अपराध मान रही है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन होती है कि छेड़छाड़ क्या होती है, चांटा मारना मतलब मारपीट करना क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है। पता चले कि हम हमारे उसमें डेफिनेशन में वो अपराध है ही नहीं, तो हमारे पे एफआईआर नहीं होगी। यदि वो अपराध है, आईपीसी में कोई अपराध क्या होता है, चोरी क्या होती है, लूट क्या होती है, मारपीट क्या होती है, छेड़छाड़ क्या होती है, बलात्कार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि आपने वो काम वो किया है, उसमें उसका दंड होता है। तो यदि आप दोनों में किसी दो लोगों में लड़ाई हुई, इसके चोट लग गई, तो उसने उसकी मारपीट की, वो मारपीट है, मारपीट क्या है उसकी डेफिनेशन है। यदि आपने मारपीट कर दी तो उसमें उसका दंड है। तो जिसके साथ में घटना हुई है, जो पीड़ित है, जो फरियादी है, वो थाने जाएगा। थाने में जाने के बाद उसमें उसकी एफआईआर लिखी जाएगी। फिर सीआरपीसी की अन्य जो बहुत सारी धाराएं हैं उसके तहत एक सीक्वेंस में, यदि चोट है तो उसका मेडिकल होगा, यदि उसके कोर्ट में बयान हो तो कोर्ट में बयान होंगे, यदि उसके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बयान होंगे, स्पॉट पे पुलिस जाएगी, कहाँ घटना हुई, क्या हुई, 4 लोगों से बात करेगी, उनके बयान लेगी, नक्शा मौका बनेगा। जब फाइनल हम ये सिद्ध पाएंगे, एफआईआर होने के बाद ये सिद्ध पाएंगे, हमारे बहुत सारे एविडेंस हमारे जब उसमें इकट्ठे हो जाएंगे किसी इन्वेस्टिगेशन में, और हम ये पाएंगे नहीं यार इसमें इसके खिलाफ एफआईआर अपराध क्लियर पाया जाता है, तब हम माननीय न्यायालय में उसका एक पूरा चार्जशीट पेश करेंगे। फिर न्यायालय में उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद जब वो दोष सिद्ध हो जाएगा, मतलब उसने ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं इसने इसके साथ में घटना की है, ठीक है, तो उसको माननीय न्यायालय सजा देता है। कि सजा कितनी देता है, जितनी उस धारा में उसका प्रावधान होता है। तो नौकरियों में वेरिफिकेशन वगैरह में दिक्कत आती है। यदि किसी के खिलाफ एफआईआर सिंपल हुई है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या उसका नाम हट जाता है या उस पर अपराध सिद्ध नहीं पाया जाता है या सिद्ध पाया भी गया, तो वो माननीय न्यायालय में जब पुलिस चार्जशीट पेश करती है, तो न्यायालय ट्रायल के दौरान न्यायालय ये पाता है कि इसके खिलाफ तो ये जो बहुत सारे जो न्यायालय, जैसे एक न्यायालय में भी ट्रायल चलती है। हम लोग जैसे बयान लेते हैं ना, वो जब हम माननीय न्यायालय में जब हम चालान पेश कर देते हैं किसी चीज़ का, किसी एक मोटी डायरी बन जाती है लगभग उसकी, जब न्यायालय में कर देते हैं, न्यायालय क्या कर दिया सुना होगा आपने कि वो किसी के तारीख लगी है, लोकल भाषा में तारीख बोलते हैं, एक्चुअली क्या है वो एक उस दिन उसकी गवाही होती है, ठीक है, जो भी गवाह रहते हैं उनकी गवाही रहती है, और उनके बाद ये न्यायालय ये सिद्ध पाएगी कि नहीं यार इसके खिलाफ इसने मारपीट इसकी की नहीं थी, तो वो दोषमुक्त हो जाता है, तो उसको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यदि दोष सिद्ध हो गया तो दिक्कत आती है वेरिफिकेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा प्रश्न सर बच्चों का ये है कि EFIR क्या होती है। मतलब यदि कोई बच्चा गांव में बैठा है या किसी के साथ कोई हरकत हुई है, वो थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या वो अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है, और यदि करवा सकता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? अभी जैसे जैसे पुलिस में जैसे जैसे समाज में टेक्नोलॉजी का उपयोग होता जा रहा है, वैसे पुलिस भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट कर रही है। तो पुलिस ने अभी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो सिटीजन बेस ऐप हैं, जिसमें सिटीजन, अभी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, आप बैठे बैठे भी अपना बहुत सारा कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो सिटीजन बेस कुछ ऐप हैं, तो उस ऐप के माध्यम से अभी जो EFIR मध्य प्रदेश पुलिस में शुरू की गई है, वो केवल चोरी के मामले में की गई है। यदि किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो आप सिटीजन पोर्टल पर जाइए, वहाँ अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, आपकी कंप्लेन यहीं से बैठे बैठे हो जाएगी। जो भी आपने घटनास्थल उसमें लिखा होगा तो वो उस संबंधित थाने में चली जाएगी आपकी एफआईआर। बाद में आपके पास मैसेज आएगा, आप थाने जाके भी हार्ड कॉपी ले सकते हो उसकी, या फिर अपनी जो PDF तैयार होगी उसको भी आप निकलवा सकते हो।
तो EFIR एक्चुअली सर क्या है, अभी केवल चोरी के मामले में की गई है। ठीक है, चोरी में भी कौन सी, वाहन चोरी या घर के अंदर जो भी या कोई बड़ी चोरी होती है उसमें, घर के अंदर वाली चोरी में नहीं की है, केवल वाहन चोरी में या सादा चोरी में किया है। बाकी मारपीट वगैरह में अभी EFIR नहीं की है। मारपीट वगैरह में तो आपको जाना पड़ेगा संबंधित, या फिर आप फोन लगा के बुला सकते हो, तो पुलिस आपके मौके पर घटना स्थल पर भी आ सकती है। वहां पर जो देहाती हम जो कायमी करते हैं, एक हाथ जो भी एक कायमी रहती है, देहाती नालती बोलते हैं उसको, जो घटना स्थल पर होती है, तो पुलिस आके घटना स्थल पर भी आपकी FIR लिख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक चीज और ज्यादा बढ़ गई है, जिसको हम लोग साइबर क्राइम कह सकते हैं, या फिर हम लोग टेक्निकल, जिसको नेट के माध्यम से जो क्राइम्स होते हैं, है ना, किसी के साथ बैंकिंग फ्रॉड हो गया, किसी के पास कॉल आया, स्पैम कॉल जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऐसे में कई लोगों के खाते में से बहुत सारा पेमेंट लोग उड़ा लेते हैं, है ना। अभी कल ही मैंने एक सूचना हमारे विद्यार्थी के किसी परिजन के साथ हुई है, और अपने पड़ोस में माधवनगर थाने में उसकी FIR हुई है। तो मुद्दा यही है कि स्पैम कॉल से कैसे बचा जाए, साइबर क्राइम क्या होता है, और उससे हम किस तरीके से आम जनता को बचा सकते हैं, और यदि ये होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, पूरी विस्तार से बताइए प्लीज। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे AK-47 एक राइफल होती है जी, ठीक है, देखा है आप लोगों ने, देखिए नहीं देखी, कभी देखना, नॉर्मल आप यदि उस पर गूगल वगैरह पर देख लेना, यूट्यूब पर। AK-47 एक राइफल होती है। जब उस राइफल का आविष्कार किया था, तब क्या कभी उसने सोचा होगा कि ये राइफल यदि आतंकवादियों के हाथ में चली जाएगी तो हमारे नुकसान करेगी? नहीं सोचा होगा। तो ऐसे ही हमारे इस समाज में कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती है, उसका आविष्कार क्यों होता है? फायदे के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल माइंड के जो लोग हैं, वो हर चीज़ का एक निगेटिव बेनिफिट देखते हैं। तो ये जो क्रिमिनल हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हमारे संसार में जो टेक्नोलॉजी का उदय हुआ, जैसे फेसबुक को मान लो आप, इंस्टाग्राम को मान लो, तमाम हैं, और भी बहुत सारी साइट हैं, साइबर जो बैंकिंग संबंधी साइट हैं, उनका सबका आविष्कार क्यों हुआ? हमारे फायदे के लिए, चैरिटी के लिए, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम के हमारे बेनिफिट के लिए उसका उदय हुआ। ऐसे में ये जो क्रिमिनल जो माइंड के लोग हैं, देखो क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी होता है। आपने देखा होगा वो लादेन, जो ओसामा बिन लादेन जी, वो तो इंजीनियर था। अब आप सोचोगे कि इंजीनियर भी आतंकवादी हो सकता है? तो वही क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंड के हैं, उन्होंने क्या किया? टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब मिसयूज कैसे होता है? जिसमें एक्चुअली क्या है, जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा बहुत फास्ट चलता है। क्योंकि जैसे मैं एक क्राइम कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता रहेगा कि यार मैं आपके साथ में चीटिंग कर रहा हूँ, तो आप किसी समय थाने भी जाओगे, थाने जाओगे तो क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके साथ क्राइम कर रहा हूँ। आज आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ में धोखाधड़ी हो रही है, चीटिंग हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि इसको आज पता नहीं चल रहा, लेकिन इसको 10 दिन बाद पता चल जाएगा चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये कहाँ जाएगा? थाने जाएगा, रिपोर्ट लिखाने के लिए जाएगा। तो मुझे ये भी पता है ये रिपोर्ट लिखाने जाएगा, तो फिर मैं, पुलिस क्या करेगी? मेरे को पकड़ेगी, मेरे को जेल भेजेगी, तमाम जो बातें हैं। तो क्या होता है कि मैं इतना भी अवेयर हूँ कि पुलिस भी जाएगी तो पुलिस क्या करेगी, मैं उससे बचने के तरीके ही मुझे आने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब वो एक उसका माइंड सेट है कि वो जो, क्योंकि उसको पता है मैं क्राइम कर रहा हूँ। ऐसे ही जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो बहुत पहले से एक उनका माइंड सेट रहता है कि वो क्राइम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, बहुत आगे चलते हैं, अपन जो सोचते हैं उससे 10 कदम आगे चलते हैं, क्योंकि वो पहले वो मेंटली प्रिपेयर हैं, उन्हें सब पता है, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो अभी जो सोशल साइट पे ये साइबर संबंधी फ्रॉड या सोशल मीडिया पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, वो जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो बहुत आगे हैं उनसे। तो हमें पता नहीं चलता है, आप यदि कोई एक छोटा सा क्राइम आपके साथ में हुआ, जैसे पहले वो ATM नंबर वाला होता था कि आपका ATM एक्सपायर होने वाला है, आप अपना वो नंबर बता दीजिए, वो आपके पे OTP आएगा, आपका ATM रिन्यू हो जाएगा। तो आजकल हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो कॉमन हो गया था। अब जो क्रिमिनल, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया, वो अलग अलग तरीके के क्राइम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में मुझे ये बताइए, लड़कों में या लड़कियों में किसी के पास अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया होगा? लड़कों पे ज्यादा आता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, उधर से कोई लड़की आती है,
वो पूरा न्यूड होके बात करती है। ऐसा एक आप आज की समय में सर कॉमन है ये। जी एक मतलब बहुत सारे अपराध हैं, उनमें से एक क्राइम ये भी है। जब आया तो आप क्या करोगे, उसको रिसीव करोगे, तो वो क्या है, एक स्क्रीन रिकॉर्ड करती है। जो भी लड़का या लड़की जो भी रहता है, वो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। आप भी कुछ ना कुछ कपड़े उतार दो, जो भी एक तमाम एक एक्साइटमेंट हो जाता है, आदमी करते हैं, कर दिया। उसका वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, वो आपको मैसेज उसकी गूगल पे अपलोड कर, उस पे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे या किसी अन्य साइट पे अपलोड कर देंगे, और उसकी लिंक आपको सेंड करेंगे, ये देखो आपका ये हो गया, आप मुझे 7,000 रुपये, 10,000, 20,000 जो भी है इतने डालो, नहीं तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, तो हम लोग उनको दे देते हैं। अच्छा, यूट्यूब क्या है, ऐसे ऑप्शन कंटेंट रखता नहीं है, तो वो यदि मैंने कोई उस पर अपलोड किया, अभी कोई ऑप्शन कंटेंट जो गंदा वीडियो वगैरह मैंने अपलोड किया, यूट्यूब के भी जो उनके इंजीनियर होते हैं वो चेक करते रहते हैं, तो 1-2 घंटे में वो ऑटोमेटिक उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्या करोगे, एक नया तरीका है, कोई वीडियो कॉल आएगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा, आपको फिर वो ब्लैकमेल करेगा और कहीं ना कहीं आपको फिर वो प्रताड़ित करेगा। इससे कभी कभी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, उनको डर लगता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है, तो उसके वो शिकार ज्यादा हो रहे हैं। तो ये साइबर संबंधी जो फ्रॉड है, उसका एक तरीका है ये। एक तरीका मैं ये बता दूं कि जैसे आपका नाम क्या है? हेमा। जैसे हेमा की एक फेसबुक आईडी है, मैंने भी क्या किया, आपने आपकी आईडी लॉक नहीं कर रखी है, मैं क्या करूंगा, आपकी आईडी एक्सेस करूंगा और आपकी पूरी डिटेल निकालूंगा, 2-4 आपकी फोटो निकाल लूंगा, आपकी नई आईडी पैरेलल खड़ी कर दी, और तमाम लड़कों को मैंने मैसेज करना शुरू कर दिया। अब इनको पता ही नहीं है कि वास्तव में वो मैं बैठा हूँ, मैं हेमा नाम की आईडी, मैंने फर्जी आईडी बना ली है, मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, और मैंने पैसे मांगना शुरू कर दिया। और ये लोग क्या करेंगे, अरे वो क्लासमेट हमारे यार, वो 2 पैसे दो। इन्होंने जब ज्यादा हो जाएगा तब ये आपसे संपर्क करेंगे, आप कहोगे यार मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये भी एक साइबर फ्रॉड का एक मतलब एक टाइप है, प्रकार है। ऐसे बहुत सारे साइबर फ्रॉड है। अच्छा, उससे बचने के लिए आपको बता दूं मैं, ये अभी वर्तमान में हमारे पास जो मोबाइल है, वो मोबाइल ये मान लो हमारे लिए फायदेमंद तो है ही, यदि उसका प्रॉपर हमने उपयोग नहीं किया, प्रॉपर उसको हमने मैनेज नहीं किया, वो हमारे लिए नुकसानदायक बहुत ज्यादा है। आप बहुत सारे तमाम ऐप आते हैं, हम लोग बिना देखे उन ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया है, वो मांगता है कि एक्सेस फोटो, एक्सेस वीडियो सब मांगता है, बिना उसके मोबाइल ऐप इंस्टॉल ही नहीं होता, वो ओपन ही नहीं होगा, वो अलाउ करवाता है ना सब। हाँ, सब अलाउ करवाता है, और हम क्या करते हैं, बिना पढ़े अलाउ 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 अलाउ, क्योंकि उनको लास्ट में नेक्स्ट करके उसको ओपन कर देते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे फर्जी ऐप होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे हर चीज एक्सेस करवाता है, सब अलाउ करवाता है सर जी। तो हमारे फोटो भी वो देख रहा है, भाई जिस आदमी ने ऐप बनाया है वो किसी विदेश में बैठा हुआ है, वो उस ऐप को हमने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसमें सब वो अलाउ करवा रहा है, लोकेशन भी अलाउ करवाता है, वीडियो भी अलाउ करवाता है, कॉन्टेक्ट भी अलाउ करवाता है, तो वो हमारे सारे कॉन्टेक्ट देख रहा है। ठीक है, जिसको हमारे मोबाइल को यदि पूरे डेटा को चोरी करना होगा, तो आप तो पूरा दे चुके ना, क्या बचा अपने पास, हम हर चीज में तो अलाउ कर चुके। तो आप लोग अनावश्यक फालतू के ऐप डाउनलोड इंस्टॉल ना करें, ठीक है, इन ऐप से बचें। यदि आपके पास कोई अनावश्यक कोई लिंक आती है तो उस लिंक से बचें, लिंक पे क्लिक ना करें, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल पूरा हैक हो जाता है, आपके मोबाइल की सारी डिटेल, सारे कॉन्टेक्ट। अभी तो इतना हो गया है, वो लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि जैसे ये और मैं फ्रेंड हूँ, इन्होंने मेरे अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव कर लिया, गजेंद्र सर, ठीक है, तो उसने पूरा क्या किया, उसने पूरा मोबाइल हैक कर लिया है, तो वो ये देखेगा गजेंद्र सर, मतलब सर इसके कहीं ना कहीं इनके सर लगते हैं, तो वो क्या करेगा, आप मुझे किसी अननोन नंबर से मैसेज करेगा, मैं गजेंद्र सर बात कर रहा हूँ आपका, या आपने किसी का नंबर सेव कर लिया भैया के नाम से, मुन्ना भैया के नाम से, तो आपको क्या करेगा, मैसेज करेगा, मैं मुन्ना भैया बोल रहा हूँ, उसे पता है कि इसका संबंध क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं अपन संबंध शो कर देते हैं। तो आपके ऐसे मोबाइल हैक करता है, वो मोबाइल हैक करने के बाद आपको किसी भी तरीके से उसका मिसयूज कर सकता है। एक मैं बता दूं, छोटी सी घटना है सर इसी समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी घटना है, मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में थी, एक लड़की थी, तो उसके पास क्या है, एक कॉल आया कि आई एम डेनियल टोमिल फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो इसने बहुत सारी हिंदी, टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में बात की, और मैं वर्ल्ड बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं कल इंडिया जा रहा हूँ, और इंडिया में आपको जो RBI है उनके ऑफिसर साहब से संपर्क करेंगे, आपकी 12 करोड़ की लॉटरी खुली है। और तो जैसे वो शाम को बात कर रहा है आज, ये बहुत सिस्टमेटिक, बहुत प्लान तरीके से करते हैं वो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज लोग रहते हैं वो। कल उसी समय में जैसे अपन सोचेंगे यार ये फ्लाइट से आने में इतना टाइम लगा होगा, तो 10 घंटे बाद ही कॉल करेंगे आपको, ठीक है,
बोलेगा कि मैं फ्लैट से लेट हो गया और मैं आरबीआई से बात कर रहा हूँ और वो सर आए थे कल, उन्होंने बताया आपके नाम से 12 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, उसके लिए आपको, फिर वो धीरे धीरे फंसाएंगे। एकदम बोल देंगे आप 2.5 लाख रुपए डाल दो, 3 लाख रुपए डाल दो, तो आप सचेत हो जाओगे। वो धीरे धीरे बोलेंगे। दूसरे दिन फिर फोन आएगा कि आप इंटरेस्ट छोड़ो तो बताओ, नहीं तो उसको हम क्विट कर दें, ऐसा वैसा तमाम बातें। तो वो ऐसे ऐसे करके उस लड़की ने 2.5 लाख रुपए अपने पापा के एटीएम से उसमें डाल दिए। वो लड़की भी क्या है, उसमें उस समय ये जो ऐप नहीं थे उस समय, ये वाले फोन पे वगैरह, तो वो क्या करती थी, बैंक में डालने जाती थी। डाल दिए। जब वो 2.5 लाख रुपए डाल चुकी और जब उधर से रेस्पॉन्स आना बंद हो गया, फोन उठाना बंद हो गया, तब हमारे पास आई। फिर हमने उस टीम को पकड़ा, उस गैंग को पकड़ा। उसमें कुछ विदेशी भी शामिल थे, कुछ इंडिया के लोग भी थे। तो मेरा कहना यही है कि आप लोगों के सामने यदि कोई एक ये मोबाइल है या कोई पेन है जो 10 रुपए का पेन है, यदि कोई आपको 1 रुपए में देने की बोल रहा है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, कुछ ना कुछ लोचा है। तो ऐसे ही साइबर संबंधी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। आपकी जो आईडी है, जो भी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आप चलाते हो, उसको लॉक करके रखो। अनावश्यक अपने आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी ये देखो कौन सा फ्रेंड जिसको मैं अच्छा जानता हूँ, अच्छी जानती हूँ। जब हम नई नई आईडी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं सर, लड़के लोग तमाम लड़कियों को मैसेज करते हैं। बस कुछ भी नाम आपने सर्च कर लिया, XX उज्जैन, तो उसको मैसेज कर दिया, बाय उज्जैन, तो उसको मैसेज कर दिया। ठीक है, कि हमारा अधिक से अधिक एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, होता है ऐसा। ठीक है, ऐसे आप लोग भी करते होंगे। तो आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में, आप अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है उसे देखिए, आपके जो फ्रेंड जिसको आप जानते हैं वही फ्रेंड आपके उसमें रहे, नहीं तो आपकी कोई भी आइडेंटिटी चोरी कर सकता है। आपकी आईडी को लॉक करके रखें, और जो आप अनावश्यक जो डिटेल उसमें सेंड करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसको अनावश्यक उसमें फीड करने की आवश्यकता नहीं है। अपना मोबाइल उसमें नंबर नहीं डालें, और जो जिसको आप जानते हो उसकी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ये तमाम फर्जी लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइबर संबंधी बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप लोग जितना अवेयर रहेंगे साइबर संबंधी अपराध के बारे में, जितना अवेयर रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि जो बैठा हुआ क्राइम कर रहा है वो ऑनलाइन क्राइम हो रहा है। वो अपन बैठे हैं उज्जैन के अंदर, तो वो क्राइम कर रहा है मुंबई से, तो उसको पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता था। तो दुबई से क्राइम कर रहा है तो उसको इतना पकड़ना इतना आसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हम लोग उसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप लोग पहले प्रिवेंटिव अपने आप को बना लीजिए। जितनी भी आप आईडी चलाते हो उसको प्रॉपर लॉक करके रखो। आपकी आइडेंटिटीज हैं उसको ज्यादा ओपन मत करो, और अननोन नंबर से वीडियो कॉल, वॉइस कॉल इश्यू करने की आवश्यकता आपको नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है, अभी 2022 में ही सिलेक्ट हुआ सर, घनश्याम मालवी को आप जानते हैं, है ना? मतलब विद्यार्थी है, अभी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल बना है। जैसे ही वो कांस्टेबल बना और उसने ट्रेनिंग में जो अपने वर्दी वाले फोटो डाले, उसकी कम से कम 15-20 आईडी बना ली लोगों ने। और आईडी बना के कुछ ने मुझे मैसेज किए, कुछ ने दूसरे टीचर्स को मैसेज किए, बोले मैं घनश्याम बोल रहा हूं और बोले मैं फलानी जगह भी ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो बोले मुझे भी 5,000 रुपए की जरूरत है, आप अर्जेंट डाल दीजिए। तो बंदा क्या सोचता है कि ये हमारा कॉन्टेक्ट वाला बंदा अभी पुलिस में सिलेक्ट हुआ है, पहली सैलरी आएगी मुझे दे देगा वापस। तो इस तरीके से भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। सर ने जो बताया, आप लोग एक और सर को जानते होंगे शायद, वो जो गौड़ जी है जो चामुंडा माता चौराहे पर वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, आपने देखा है ना, अशोक गौड़ जी, है ना? उनके नाम की भी 4-5 आईडी किसी ने बना ली, और आईडी बना के विभिन्न लोगों को मैसेज डाले, बोले कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आप तुरंत मुझे 10,000 रुपए डाल दीजिए, है ना? तो एक्चुअली क्या है, जिनको उन्होंने मैसेज किए वो थोड़े समझदार टाइप के लोग थे, जिन्होंने तुरंत पहले फोन लगाया कि गौड़ जी आपको जरूरत है। गौड़ जी को तब पता चला कि मेरे नाम से कोई क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है। सन 2017-18 में सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। मेरे नाम से 2-3 फेसबुक आईडी बनी, और आईडी बना के मेरे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, चूंकि मैं यहां नहीं था, मैं बाहर दिल्ली था, तो मेरे नाम की आईडी बना के सेम लोगों से, बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे। अब बहुत बाद में जब मेरा एक दोस्त मिला, उसने कहा बोले तुझे पैसे मिल गए थे। मैंने कौन से पैसे? बोले तूने 1400 रुपए मांगे थे ना मुझसे। तो मैंने कहा मैंने तो तुझसे कभी पैसा नहीं मांगा। तो उसने कहा बोले अरे मैंने तो तुझे सेंड भी किए थे, तुझे भेजे भी थे मैंने पैसे। तब मुझे पता चला कि मैंने अच्छा हुआ 1400 ही भेजे, 14,000 या 1,40,000 नहीं भेजे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि कोई मुसीबत में है और आपसे पैसे मांग भी रहा है या ऐसी कोई कंडीशन है, तो आप उससे पहले क्या करें, कंफर्म करें। किसी भी प्रकार की इन चीजों में उलझने से पहले रिकन्फर्मेशन बहुत जरूरी है। और ये जो सर ने आपको बताया है, मुझे लगता है ये चीजें आज के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये चीजें बहुत ज्यादा आपको क्या करती है, परेशान करती है।
जैसे भी सर ने बताया कि अगर आपके पास अननोन वीडियो कॉल आता है ना, तो हम लोग दो चीजें करते हैं। ग्रुप में जो मैसेज आते हैं उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पर्सनल अगर किसी ने मैसेज किया है या वीडियो कॉल किया है तो हम उसको जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे व्हाट्सएप पे किसी का फोन आ रहा है ना, ये मेरा फोन है, मुझे व्हाट्सएप पे फोन आया किसी का, तो उसको उठाएं। अगर आपको उठाना ही है, आपको लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकता है, तो ऐसे छत की तरफ उसको ऐसा करके और उसको उठा लें। आपको लगेगा कि अगर कोई बंदा गलत दिख रहा है, उसी समय अपने फोन को क्या कर देना है, काट देना है, और दोबारा उस नंबर से फोन कभी भी नहीं उठाना है। ये बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी, इसके लिए बहुत शानदार तालियां हो जानी चाहिए। सर अगला जो हमारा प्रश्न है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हो, है ना, जब भी ये कभी अपनी गाड़ी लेकर इधर से गुजरते हैं तो हर जगह पर कहीं ना कहीं, जैसे चरक भवन के सामने हमारे उज्जैन में है, गोपाल मंदिर के वहां पर है, या अन्य स्थानों पर जो पुलिस चेकिंग लगती है, वहां पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे साथ रखना चाहिए जिससे हमें पुलिस कार्रवाई से बचा जा सके, और अन्यत्र जितनी भी बातें हमने सुनी है पुलिस डिपार्टमेंट्स के को लेकर या उस समय चेकिंग पॉइंट को लेकर, तो वो कितनी सही है और क्या क्या चीजें उस पर की जानी चाहिए? देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, डिजास्टर होता है ना, डिजास्टर समझते हो ना, डिजास्टर मतलब आपदा। तबाही, आपदा। आपदा आपने कितने प्रकार की आपदा आप जानते हो, तो ये बताओ। जैसे पहले आप देखते होंगे बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, या और तमाम ऐसी बातें हैं, महामारी आ गई। तो मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में एक उसको भी एक आपदा का नाम दिया गया है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट अपने आप में एक आपदा है। अब एक्सीडेंट से बचने के क्या कारण है, क्या क्या उपाय हैं उससे बचा जा सके। आपने कभी कभी खबर सुनी होगी कि एक पूरा परिवार जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है या दर्शन करके आ रहा है, एक कार में पति पत्नी बच्चे माता पिता सब हैं, और किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, सब के सब मर गए। सुना होगा, तमाम खबरें आती हैं। तो वर्तमान में जो ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, किसी प्रकार सड़क दुर्घटना या अन्य प्रकार की दुर्घटना, ये भी अपने आप में एक आपदा है। तो अब इससे बचने का शासन के पास क्या उपाय है, नीतियां बनाना, और जो फील्ड में लोग नौकरी कर रहे हैं उनके माध्यम से उस नीतियों को लागू करवाना। कोई भी नीति सरकार बनाती है तो हमेशा उसके जो लोग होते हैं, जो जन लोग होते हैं, उनके फेवर की रहती है। कोई भी, हम लोगों को कभी ये लगता है यार क्या ये नियम बना दिया, बिना हेलमेट वाला चालान काट रहे हैं 300। जो भी नीति बन रही है वो नीति बड़ी सोच समझ के बनाई जाती हैं, वो सब हमारे फेवर की रहती हैं। तो हम लोग अभी, हम जो आम लोग हैं, ठीक है, हम लोग किसी हवाई जो दुर्घटना होती है उसको तो ज़्यादा रोक नहीं सकते, या किसी रेल दुर्घटना को ज़्यादा नहीं रोक सकते। तो सड़क दुर्घटना होती है वो हमारे हाथ में है। और जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो, जैसे कोई मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं, तो उसकी लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस की रहती है। पुलिस किसी एक पॉइंट पे खड़ी है और चेकिंग कर रही है, तो उसमें बहुत सारे कुछ नियम हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखना, मैं खुद बता दूं, मैं खुद उसका शिकार रहा हूं। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, मैं हेलमेट पहने था इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यदि मैं हेलमेट नहीं पहने होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी चोट आ सकती थी और मैं डैमेज हो सकता था। लेकिन मैं हेलमेट पहने था, मैं बाहर फेंक दिया गया, मतलब बाहर फेंक गया था मैं, तो वो आराम से मैं थोड़ी खरोंच आई और नॉर्मल में हो गया। तो ये जो आप बहुत सारी वीडियोस देखना, हेलमेट अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपकी लाइफ, कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है सोसाइटी में, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आपका रोल है अच्छी पढ़ाई करना और अच्छे समाज का निर्माण करना। तो जब भी आप जाते हो सबसे पहले हेलमेट कंपलसरी करो, हेलमेट अवश्य रूप से पहनो। और आपकी जो गाड़ी है उसकी जो नंबर प्लेट है, जो गवर्नमेंट ने जो नंबर प्लेट अभी जो अलाउ की है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है ना, अभी जो नई गाड़ियों में आ रही है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उस नंबर प्लेट को लगवाइए। उससे क्या होता है, वो आराम से पढ़ी जा सकती है। कभी कभी किसने देखा होगा 4422 लिख दिया, MP 13 था छोटे अक्षरों में लिख दिया और 4422 बड़े अक्षरों में लिख दिया जी। तो आप कैमरा भी, जो हमारे जो सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे हुए हैं, वो भी उस नंबर प्लेट को इजीली नहीं एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, आप लोग भी जल्दी नोट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने जो फिक्स की है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, एक तो आप उसको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, उसको आप लगवाइए अपनी गाड़ियों में। दूसरा, हमारे साथ में बाय चांस कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट, कभी कभी कोई जानबूझ के नहीं करता, यदि एक्सीडेंट हो गया और या हमें कैजुअलिटी हो गई या सामने वालों की कैजुअलिटी हो गई,
या हमें नहीं हुई तो हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग बीमा कराते हैं। यदि आपका बीमा नहीं होगा किसी गाड़ी का तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी गाड़ी का हमेशा बीमा कराइए। मतलब एक हेलमेट, दूसरा बीमा। बीमा अपने साथ में हमेशा गाड़ी का करा के अपने साथ में रखिए, उसकी कॉपी है। तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो गाड़ी, यदि आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा अपने साथ में रखिए, क्योंकि यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रखोगे, यदि गाड़ी का बीमा नहीं रखोगे, हेलमेट नहीं लगाओगे, तो इसकी भी अलग अलग धाराओं में पेनल्टी लगती है। पेनल्टी क्यों लगती है? पेनल्टी गवर्नमेंट कोई पैसा कमाने के लिए नहीं लगाती। पेनल्टी क्यों लगाती है? जैसे मैंने आपको बताया, यदि कोई किसी में चांटा मार रहा है तो उसका सजा का प्रावधान है। सजा किस लिए है? सजा उसको सुधारने के लिए है, समाज में, ताकि समाज में एक अच्छा माहौल बन सके। ऐसी जो गवर्नमेंट जो पेनल्टी लगाती है, 300 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी पेनल्टी है मोटर व्हीकल एक्ट में, वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो आप लोगों को सुधारने के लिए है, ताकि आप हेलमेट लगाओ। और आप हेलमेट लगाओगे तो आपकी जान नहीं जाएगी। अब जान नहीं जाएगी तो आप एक दिन, कल के दिन कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे, टीआई बनोगे, तो आप एक बेहतर समाज का निर्माण करोगे और बेहतर देश का निर्माण करोगे। तो आप हेलमेट लगाइए, आप गाड़ी का बीमा कराइए, बीमा को अपने साथ में रखिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रखिए गाड़ी का, और लाइसेंस है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं जी। आप लोग भी ध्यान रखिए, जिसकी उम्र गाड़ी चलाने लायक नहीं है वो गाड़ी ना चलाओ। बाय द चांस कोई घटना हो गई तो आपको दिक्कत आएगी, उसमें जो गाड़ी का मालिक होता है वो भी आरोपी बनता है। तो जो नाबालिग हैं, जो 18 साल से कम वाले हैं, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है, उसको गाड़ी टच ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है वो गाड़ी चलाओ। यदि आपकी गाड़ी, जैसे कुछ ऐसी गाड़ी है आपकी, कुछ कॉमर्शियल व्हीकल है, तो उसका प्रॉपर जो फिटनेस सर्टिफिकेट रहता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट रहता है, उसको आप अपने साथ में रखो। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ, जनरली आप जो लोग बाइक चलाते हैं उनके लिए हेलमेट है, रजिस्ट्रेशन है, बीमा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये इतना आपके पास होना चाहिए। और आपकी गाड़ी में जो प्लेट लगी हुई है वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई। आपने देखिए गाड़ी, जो नई गाड़ी आ रही है सब में लगी आ रही है, उसमें एक इंडिया का एक लोगो टाइप का लगा रहता है, वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रहती है, तो आप उसको लगाइए। और इनसे लगाने के बाद मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं सर। यदि आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, पता चले कि आपकी गाड़ी फिसल गई और आपकी डेथ हो गई, या आपकी गाड़ी के सामने वाला व्यक्ति कोई खत्म हो गया, तो अब वो सामने वाला जिसका खत्म हुआ व्यक्ति, वो क्या करेगा, कोर्ट में अपना क्लेम लगाएगा, उसे क्लेम चाहिए। तो यदि आपके पास आपकी गाड़ी का इन कागजों में कोई भी नहीं है, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो वो क्लेम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, आपको सब सारे डॉक्यूमेंट और जो कंडीशंस हैं, हेलमेट वगैरह, वो आपको रखना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं रखते हो तो पूरा आपको देना पड़ेगा, भले आप कैसे भी देना है, आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप अवेयर रहिए, और ये जितनी गवर्नमेंट द्वारा जो लागू करने के लिए बोला गया है, जो रखने के लिए बोला गया है, वो अपने पास रखिए। सर, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि हमने बहुत बार एक वर्ड सुना है कि किसी को सजा हो जाती है ना। जैसे एक बहुत बड़ा मतलब बॉलीवुड में एक एक्टर है, आपने नाम सुना होगा, सलमान खान, है ना। तो वो हिरण वाले मामले में एक जो है, आपको पता है, उनको सजा हुई थी, है ना। या और भी बहुत सारे ऐसे बनते हैं, जैसे संजय दत्त है ना। तो ये लोग सर एक वर्ड प्रयोग करते हैं बाहर आने के बाद, कहते हैं पैरोल पर आए हैं, है ना। और कुछ दिन ये मूवी की शूटिंग भी कर लेते हैं या कुछ बाकी चीजें भी कर लेते हैं। तो ये पैरोल क्या होता है और इसकी क्या मतलब प्रक्रिया होती है, ये आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पैरोल जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति जेल में है, किसी को सजा हो गई है, ठीक है, या तो उसकी जो अपने मानिए हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहां से आपको जमानत करानी पड़ेगी। यदि जमानत भी आपको निरस्त हो जाती है, आपको सजा हो गई है, तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। जितनी भी आपको सजा हुई है, 10 साल की हुई है, या जैसे मैं आपको बता दूं, कोई बलात्कार करता है, उसमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब आपको जब तक आप जिंदे हो तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको, अब किसी को सजा हो गई, कोर्ट ने, सजा कब होती है, जब कोर्ट पूरी, जैसे पुलिस में आप एक शुरुआत कहाँ से होती है कि FIR से होती है, मैंने आपको बताया पहले। FIR होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा नहीं है इन्वेस्टिगेशन को पटक के रखेंगे, उसमें यदि टाइम ड्यूरेशन रहता है, 2 महीने 3 महीने ऐसा रहता है उसका। तो वो जिस ड्यूरेशन में आपने FIR कराई और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन उसका पूरा हो गया, और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पुलिस ने जितनी भी सारे एविडेंस इकट्ठे की है,
जितने साक्ष्य इकट्ठे किए, फिजिकल साक्ष्य, उसका फोटो, वीडियो, बयान वयान तमाम बातें उसने इकट्ठे करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कोर्ट उसे जब ट्रायल करेगा, ट्रायल भी अब तो बहुत सारी फास्ट ट्रायल होती हैं, ट्रायल पर्टिकुलर टाइम में पूरी हो जाएगी, होने के बाद कोर्ट ने उसको सजा दे दी। सजा होने के बाद कोर्ट कहाँ रखेगा अपने, जैसे हम लोग पुलिस में 24 घंटे तक हमें अधिकार रहता है किसी व्यक्ति को पूछताछ करने का, तो हम लोग कहाँ रखते हैं, हर थाने में एक छोटी सी जेल होती है, इसको हम हवाला बोलते हैं। तो कोर्ट कहाँ रखता है अपने कैदियों को, कोर्ट जेल में रखता है। तो कोर्ट का व्यक्ति जेल में रहता है। कोर्ट का जो क्रिमिनल है ना, जो हमने कोर्ट में पेश कर दिया, वो कोर्ट का हो गया। कोर्ट क्या करेगा, उस व्यक्ति को जेल में रखेगा। यदि उसको सजा भी दी तो कहाँ जाएगा, वो जेल में जाएगा। ठीक है, जेल में जो भी बंदा रहता है वो कोर्ट के आदेश से ही रहता है। फालतू का कोई भी बंदा नहीं रहता जेल के अंदर, वो कोर्ट के आदेश से रहता है, जो भी कैदी रहता है वो। अब सजा हो गई, अब पता चले कि उसकी बहन की शादी है, या उसके पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई, तो उसमें कुछ प्रावधान किया गया है जिसको हम पैरोल बोलते हैं। कुछ समय के लिए वो बाहर आ सकता है। वो आने का प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर होता है। वो किसी वकील के माध्यम से वो एक आवेदन लगाएगा कि सर मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है, वो पर्टिकुलर आवेदन लगाएगा। वो आवेदन प्रॉपर सीक्वेंस में आएगा, पुलिस के पास आता है, संबंधित थाने के पास आता है जहाँ का वो रहने वाला है। थाने का जो SHO है वो प्रॉपर उसका वेरीफाई करेगा। यदि आ जाएगा बाहर तो ऐसा नहीं है कि आने के बाद भी किसी को मार दे, पूरे उसकी वेरीफाई करता है। जो पीड़ित पक्ष है उसके भी बयान लेगा, जो भी एक उसका एक जांच रहती है वो पैरोल आवेदन की। वो जांच करने के बाद वो प्रॉपर सीक्वेंस में उसको भेज देगा। तो यदि उनको लगेगा कि नहीं यार ये इसको पैरोल देने लायक है, तो ही पैरोल उसको मिलेगी, नहीं लगेगा तो उसकी पैरोल निरस्त हो जाएगी। तो पैरोल क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें एक इसका प्रावधान है। हम लोग जिनको सजा हो चुकी है वो जेल में है, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बाहर आ सकते हैं। आपने सुना होगा अभी तमाम लोग हैं, वो राम रहीम बाबा है, तमाम लोग हैं जो पैरोल पे आते हैं। तो पैरोल क्या है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें उसका प्रावधान है, हम बाहर आ सकते हैं। सर हमारे बच्चों के मन में और हमारे मन में एक प्रश्न और जो सबसे ज्यादा उठता है, जैसे हम लोगों ने पुरानी मूवी में देखा होगा कि कोई गुंडा किसी को मार देता है ना, या कुछ ऐसा होता है। आखिरी में जब वो हॉस्पिटल जाता है और वहां पर मरते वक्त वो बयान देता है, तो जो मरते वक्त कोई व्यक्ति बयान देता है, क्या उस बयान को बिल्कुल पत्थर की लकीर माना जाता है, या फिर उसी के आधार पर सजा होती है या नहीं होती है? इसको थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। जैसे मैं बता दूं आपको, पहले क्या होता था, अभी तो क्या एकदम ड्रास्टिक चेंज आया लोगों में। अब क्या करते हैं, कब लोग झूठ बोले पता नहीं चलता। ठीक है, पहले जैसे हम सब लोग अपने हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अपने हिंदुस्तान में एक इंसानियत बहुत वैल्यू करती है। आप यदि पुराने लोगों को, अपने दादा पापा मम्मी से बात करोगे तो वही बोलेंगे यार समय बदल गया, लोग वैसे नहीं रहे। तो पहले ये जनरली ये माना जाता है, कोई व्यक्ति मरते मरते झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मरणासन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, DD बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो यदि कोई भी किसी के साथ में घटना हुई और वो गंभीर रूप से घायल है और वो हॉस्पिटल में है, तो हमको ये लगता है यदि यार इसके साथ में कोई बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, एक्सपायर हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, उसका DD कराते हैं, उससे कथन कराते हैं। कथन क्या होता है, पुलिस एक आवेदन देती है, जो तहसीलदार महोदय होते हैं उनको एक आवेदन देती है, तहसीलदार महोदय स्पॉट पे आते हैं, DD तहसीलदार महोदय लिखते हैं। अब DD डॉक्टर होते हैं, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो उसके डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं, जो उसके मरणासन कथन होते हैं, और जैसे कोई व्यक्ति मरणासन कथन दे गया, उसमें 10 लोगों के नाम बता गया और वो एक्सपायर हो गया, तो जनरली इसको ये माना जाता है कि जो आदमी खत्म मरते मरते जो उसने बयान दिए, उसके बयान इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि आदमी मरते मरते झूठ नहीं बोलता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसने जितने लोगों के नाम बता दिए वो सब दोषी है, ऐसा नहीं है। उसकी भी फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में और भी एविडेंस होते हैं। जैसे अब आप हैं, इन्होंने इनका नाम ले दिया, अब ये क्या करेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ इनके पास है, ये अपने आप सिद्ध करेंगे सर वो तो मेरी पहले से उसकी लड़ाई चल रही थी और इस मामले में तो मेरा झूठा नाम ले दिया, तो पहले से मेरे से कंधा करती थी और मेरे को फंसाना चाहती थी। आप अपने आप को सिद्ध करोगे, आपके पास जो एविडेंस है, सर मैं तो वहां पर था ही नहीं, जो घटना हुई है, जो लड़ाई हुई है, मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं तो फ्रीगंज में था, मैं तो यहाँ था, मैं तो वहां था। आप CCTV फुटेज पेश करो, तमाम और भी एविडेंस जिनके सामने थे आप उनके बयान कराओ, तमाम बहुत सारे एविडेंस होते हैं। वो फाइनल कि कोई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो किसी व्यक्ति ने यदि कोई डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया, तो मरणासन कथन दे दिया, तो ऐसा ही नहीं है कि वो उसने बोल दिया वो सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन होती है,
क्या सही है क्या गलत है। जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आईओ होता है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसका करता है। तो वैसे डायरेक्ट डिक्लेरेशन को वैल्यू है उसकी, उसको दिया गया है, लेकिन वो फाइनल है ऐसा भी नहीं कर सकते अपन, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन होता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। अभी समय है, कर सकते हैं। देखिए प्रश्न की लिस्ट तो हमारे पास बहुत लंबी है ना। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर कि जैसे अगर हम शहरी क्षेत्र की बात अगर करें तो थोड़ा सा एक रुझान ये आ गया है कि लोग अवेयर होने लगे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे किसी व्यक्ति में आपस में झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गई, या किसी ने शराब पी के किसी को मारा, या ऐसी कोई हरकत हुई, तो उसने 100 डायल किया। 100 डायल करने के बाद पुलिस उसको उठा के ले गई, अपने लॉकअप में रखेगी, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती, कॉग्नेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्नेबल ऑफेंस क्या होता है, मतलब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, और इसमें कैसे कार्यवाही करती है पुलिस, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए प्लीज। देखो अपराध दो टाइप के होते हैं, एक संज्ञेय असंज्ञेय, ठीक है। यदि कुछ संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर लिखती है, ठीक है, पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। आप और संज्ञेय अपराध के तहत हम जो हमारी जो सीआरपीसी होती है, आपने नाम सुना है सीआरपीसी का? जी सुना है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पेन है ना, बता दूंगा आपको। हाँ कोई भी ठीक है, मैं तो बता देता हूँ। मैंने बताया ना आपको, जैसे एक आईपीसी में किसी भी अपराध की डेफिनेशन होती है और उसका दंड भी होता है। जैसे आपने इनको गाली दी, तो गाली क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए ना। पता ले आपने भैया बोला, तो भैया गाली है कि नहीं है, ठीक है। आपने उनको जान से मारने की धमकी दी, अब जान से मारने की धमकी होती क्या है, पहले इसको तो डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। पहले ये डिफाइन करेंगे जान से मारने की धमकी होती क्या है, ये गाली होती क्या है। गाली यदि ये चीज होती है, वो शब्द आपने इनको बोल दिया, तो ये अपराध है, ठीक है। तो आईपीसी में क्या होता है, किसी भी अपराध की परिभाषा होती है कि आपने किसी के घर में ताला तोड़ के उसकी मोटरसाइकिल ले ली, ये आप किसी उसमें डेफिनेशन ही होता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर में ताला तोड़ के उसकी मोटरसाइकिल चुराएगा बिना पूछे, तो ये उसका चोरी होती है, नकबजनी होती है। कोई व्यक्ति किसी को बिना पूछे उसका बैग उठा ले जाएगा, ये चोरी होती है, तो उसकी परिभाषा होती है। यदि आपने वैसा काम किया है तो वो अपराध हो गया, ठीक है। अब अपराध हो गया तो उस कुछ धाराओं में उस अपराध की सजा होती है, ठीक है। तो ये हत्या है। हत्या क्या होती है, जब कोई किसी को जैसे मतलब मारेगा तो वो हत्या होती है, इंटेंशन से मारेगा तो हत्या होती है। तो पहले उसको डिफाइन किया जाएगा, पता चले कि हम मैं कार से जा रहा हूँ और मेरे सामने कोई व्यक्ति एकदम आ गया और मर गया, तो क्या मैंने हत्या की है? तो हत्या है जो भी है, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, उस दायरे में वो आता है तो वो अपराध होता है। यदि मैंने ऐसा काम किया है तो उसकी मुझे उस पर्टिकुलर धारा में सजा होती है। तो क्या होता है कि अब ये जो किसी व्यक्ति को आपने जाके, अब आपके साथ में घटना हो गई, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, आपके अधिकार सीआरपीसी में है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर है उसमें। यदि आपके साथ में घटना हो गई तो आप क्या प्रोसीजर रहेगी, तो आप थाने में जाओगे, थाने में आपकी एफआईआर किस धारा के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल किस धारा के अंदर होगा, आपके कथन होंगे, पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आपके कथन लेंगे, वो किस धारा के अंदर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, संज्ञेय असंज्ञेय, संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, उसमें पुलिस एफआईआर लिखती है धारा 154 सीआरपीसी के तहत, ठीक है। आप जाओगे तो आपकी एफआईआर, हम क्या होता है कि हर चीज के लिए एक सेक्शन बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या मैंने आपको बुलाया थाने में पूछताछ के लिए, तो वो भी धारा के अंतर्गत है जी। कोई भी बिना सिस्टम के कोई, मतलब बिना प्रोसीजर के कोई किसी को नहीं टच करेगा, ठीक है। तो ऐसे संज्ञेय अपराध वो संज्ञेय अपराध होते हैं जिसमें पुलिस धारा 154 के तहत एफआईआर लिखती है और पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। असंज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें धारा 155 के तहत पुलिस अदम चेक लिखती है, एनसीआर लिखती है, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। उस व्यक्ति को पुलिस मान्य न्यायालय जाने की सलाह देती है। उसमें अधिकार करने का, इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसका होता है? मान्य कोर्ट का। जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऐसे मान्य न्यायालय भी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो असंज्ञेय वो होते हैं जिसमें मान्य न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है।
अब उसमें क्या है कि कुछ धाराएं हैं, वो अलग अलग धाराएं हैं। तो उसमें कौन सी धारा है आपके साथ में, जैसे कोई जा रहा है, किसने माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे दी, तो वो क्या है, संज्ञेय अपराध हो गया, उसमें पुलिस एफआईआर लिख लेगी। कभी कभी देखते हैं कि वो उसमें नॉर्मल गालियां दी हैं, जो धारा 504 के अंतर्गत आता है, तो वो उसमें एफआईआर नहीं लिखेगी। तो उसमें कुछ धारा है, उसमें दिया, उसमें जब अपराध का पढ़ोगे, अपराध का वर्गीकरण दिया हुआ है, ये असंज्ञेय होगा, इस संज्ञेय होगा, इस तरह दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूपीएससी ने भी 2019 में एक प्रश्न पूछा था संविधान के आर्टिकल 21 को लेकर, और उसमें प्रश्न दिया गया था कि कोई भी एडल्ट जिसकी एज 18 साल और लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 वर्ष हो गई है, तो आर्टिकल 21 उन्हें अधिकार देता है कि वो अपनी मनपसंद से शादी कर सकते हैं यदि दोनों राजी हैं तो ऐसे कई घटनाएं हम देखते हैं कि जब वो आते हैं, है ना, तो पेरेंट्स भी उनके ऊपर हमला करवा देते हैं या करते हैं, या ऐसी और भी वही बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो जब ऐसी कोई क्वेरीज या ऐसी कोई मामला आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आप किस तरह से उनको रिएक्ट करते हैं और उनको क्या सलाह देते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पे तो लड़कियों को ये अधिकार है, लड़कों को भी अधिकार है जी, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, शादी में कोई बंधन नहीं है किसी का। लेकिन मैं बता दूं, एक क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मैं एक फादर होने के नाते जी, हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी को अच्छा घर मिले, ठीक है, इसलिए पढ़ाते हैं। कोई हर माता पिता उसका बेटे के लिए भी चाहते हैं, बेटी के लिए भी चाहते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है ना कि वो उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, उसका नाम हो, खुश रहे। कभी कभी कंडीशन ये आती है कि कोई किसी से शादी करना चाहता है, तो उसमें कानूनी तौर पे तो कोई बंधन नहीं है जी। तो हम लोग जब ऐसी कंडीशन हमारे साथ में आती है, हमारे सामने आती है, सबसे पहले उनको हम कन्विंस करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आपको कभी कभी क्या, जैसे हम मारपीट करते हैं तो उनको बताते हैं कि आपकी बेटी बालिग है, वो बेटा भी बालिग है, दोनों शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कानूनी तौर पर उनको अधिकार है, ठीक है। कानूनी तौर पर ना तो हम रोक सकते ना आप रोक सकते। बाकी आप, क्योंकि आपकी बेटी ने पसंद किया है तो वो उसने भी कहीं ना कहीं अपना भला देखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बेटी भी अपनी लाइफ स्पॉइल करने के लिए किसी को पसंद कर लेगी। तो वो समझाते हैं, यदि आपकी बेटी की पसंद आपकी पसंद होना चाहिए, तो उनको समझाते हैं यदि आपकी बेटी ने पसंद कर लिया है या आपकी बेटे ने पसंद कर लिया है, तो आप भी अपने आप को, अपना ये मूड बना लीजिए कि आप भी अपने आप को अपनी बेटी के अकॉर्डिंग, बेटे के अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। यदि आप मारपीट करोगे, यदि आप गाली गलौज करोगे, तो आपको उस अपराध का भागीदार बनना पड़ेगा जी, क्योंकि कानून ये नहीं बोलता कि आपकी बेटी ने आप गलत डिसीजन ले लिया या जो भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया तो आप उसी मारपीट कर दोगे। यदि आप मारपीट करोगे तो आपके लिए भी वो धारा बनी हुई है जी, कि आप मारपीट करोगे तो आप उस धारा के अंतर्गत अपराधी माने जाओगे, ठीक है। तो हम लोग उनको समझाते हैं, जनरली लोग समझ भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी जब भी अपना कोई डिसीजन लो तो थोड़ा सोच समझ के लो, और कन्विंस करने का तरीका होता है, आप भी अपने माता पिता को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है, और अच्छा डिसीजन लो ताकि आपकी लाइफ आगे आज जो फ्यूचर की आपकी जो लाइफ है वो लाइफ अच्छी रहे जी। बहुत सर, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर एफआईआर वगैरह हुई है और उसको लॉकअप में बंद कर दिया है, तो क्या उसे बिना कानूनी सहायता दिए सजा सुनाई जा सकती है? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको, मैंने पहले बताया था आपको, जैसे आपने एफआईआर लिखा दी जी, इन्होंने आपको मारा, आपने एफआईआर लिखा दी। अभी एक अर्नेश वाला एक मामला आया था, अर्नेश वाले मामले में अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जी, एक अर्नेश एक लड़का था, पटना का था, उसकी वाइफ ने उस पर दहेज एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कराया था 498 एक्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा उसमें एक डिसीजन दिया है। तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइन हमारे लिए उन्होंने जारी की हैं। तो उसमें यह है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें 7 साल से कम सजा है, जैसे मैं बता दूँ चोरी है कम सजा है, मारपीट है कम सजा है, तो सजा अलग अलग रहती है, 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल तक या उससे कम या ज़्यादा, 14 साल की सजा, आजीवन कारावास, मृत्युदंड है, सब सजा अलग अलग अपराध के अकॉर्डिंग रहता है। जिसको मर्डर करेगा तो सजा ज़्यादा होगी, कोई बलात्कार करेगा तो सजा ज़्यादा होगी, कोई मारपीट करेगा तो सजा कम होगी, गाली गलौज करेगा तो सजा कम होगी, अपराध के अकॉर्डिंग। तो वो मामले जिनमें सजा 7 साल से ज़्यादा है, तो उसमें किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करेगी और उसको जुडिशियल रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। न्यायालय क्या करेगा, उसकी कंडीशन देखेगा, उसका जेल वारंट बनाएगा और उसको जेल भेज देगा, ये रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आपने एफआईआर लिखा दी पुलिस में और पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने आपके साथ में घटना की है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जिन अपराधों में 7 साल से ज्यादा सजा है उनमें क्या करेगी पुलिस, उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट का भी नियम होता है, अरेस्ट से 24 घंटे तक अपने पास रख सकेगी। उसका इंटरोगेशन हम चलाएंगे 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर हमको उसको, हमारा जो संबंधित कोर्ट लगता है, कोर्ट का सिस्टम में पता होगा आपको, जैसे 4 थाने हैं, 4 थानों का एक कोर्ट लगता है, चारों थानों के मामले एक कोर्ट में चलेंगे। तो हमारा जो संबंधित कोर्ट लगता है, हमें 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को उस कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का प्रॉपर मेडिकल भी कराना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है इस बात की सूचना उसके किसी घर वालों को देनी पड़ेगी, चाहे लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से। ठीक है, जहाँ ये आपका कानूनी अधिकार है। किसी व्यक्ति को हम लोग अरेस्ट करते हैं तो उसकी सूचना, गिरफ्तारी की सूचना कि हमने आपके भैया को, आपके बेटा को, आपके चाचा को, जो भी है, हमने इस थाने के इस अपराध में, इस धारा में आज इस दिनांक को इतने बजे गिरफ्तार किया है। ठीक है, ये क्यों देते हैं? क्योंकि आपको ये पता रहे कि हमारा व्यक्ति पुलिस ने डिटेन किया है तो क्या क्यों किया है। ठीक है, फिर और आप अपना लीगल या तो प्राइवेट वकील कर लें, या प्राइवेट वकील आप नहीं कर सकते हैं तो आपने सर क्वेश्चन किया, हर व्यक्ति को कानूनी सहायता का अधिकार है। वहां के यदि वो व्यक्ति जो प्राइवेट वकील नहीं कर सकता, हम उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश करेंगे, माननीय न्यायालय उस व्यक्ति के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त कर देगा। जी, बहुत बढ़िया। तो सर हमारे जो प्रश्न हैं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपके पास समय बहुत कम है ना, तो अभी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि यदि बच्चे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, आप लोगों में कोई क्वेश्चन हो तो फ्रैंकली कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, किसी के भी पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। कोई किसी की क्वेरी हो, मैंने अभी जो आपको बताया, क्लियर किया, क्या आपको क्लियर समझ में आया नहीं आया? उसके एक क्या होता है, एक समझाने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो आपको यदि कहीं डाउट हो रहा हो कि सर आपने ये वाली बात बताई और मुझे वहां तक समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंकली। सर कई सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं, है ना, उन्होंने भ्रांतिमान कुछ चीजें डाल रखी है यूट्यूब पर, है ना। उसमें से एक चीज ऐसी है जो मुझे थोड़ी सी लगी कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि बहुत जगह पुलिस जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो एक जैसे कॉग्नेबल और नॉन कॉग्नेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय के मामला हमने देखा, तो गिरफ्तार करने का अधिकार किस क्षेत्र में और कैसे होता है? जैसे पूछता है कि पुलिस अगर आपके पास आती है तो आप उनसे वारंट मांगिए, अगर वारंट नहीं है तो आप उनके साथ नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रक्रिया है जो आप मुझे हमें बता सकते हैं बच्चों को? देखो मैं बता दूं, पुलिस कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसके कारण होते हैं, उसके कुछ नियम हैं। जैसे कोई भी मामला न्यायालय में चल रहा था, जैसे आपने कभी FIR लिखाई थी, उसका पूरा ट्रायल हो, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो आपने कोर्ट में चार्जशीट पुटअप कर दी, और कोर्ट क्या करेगा, उसका ट्रायल करता है। ट्रायल के दौरान वो क्या करता है, आपको कॉल करता है, आपको बुलाता है। कैसे बुलाता है पता है किसी को? वो एक नोटिस जारी करते हैं, ठीक है, उसको समन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक नोटिस जारी करते हैं, वो समन बोलते हैं। वो समन आएगा, संबंधित पुलिस के पास आएगा कि भैया इस व्यक्ति को इतने तारीख को भिजवा दो। उसको हम लोग गाँव की भाषा लोग तारीख बोलते हैं, हमारी तारीख लगी हुई है, तो वो पर्टिकुलर तारीख में वो व्यक्ति वहां जाएगा। यदि वो व्यक्ति उस तारीख में जो समन भेजा था उस तारीख में वहां नहीं गया, एब्सेंट हो गया, तो कोर्ट क्या करेगी, एक जमानती वारंट जारी करेगी। उसमें पूरा कंडीशन रहेगी कि आपको 500 रुपए की जमानत पर यदि ये व्यक्ति मिलता है तो उसको 500 जो भी रहेगा पर्टिकुलर राशि रहेगी, इतनी जमानत पर छोड़ा जाए। यदि वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उतने का उसको फाइन जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका गिरफ्तारी वारंट निकल जाएगा। भाई जो समन पे नहीं आया, भाई माने न्यायालय किसी को कॉल कर रहा है, और कॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका उसी का तो मामला निपटाना है उसको। तो कॉल कर रहा है, समन पे नहीं आया, जमानती वारंट पे नहीं आया, तो पुलिस कोर्ट क्या करेगा, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा। ठीक है, गिरफ्तारी वारंट जारी का उसका कंडीशन रहती है कि आप उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करोगे। पुलिस क्या करती है, उसको जाती है, उसको गिरफ्तार करती है, उसको वो जो वारंट निकलता है, एक वारंट का एक मैं दिखा दूंगा सर आपको, वारंट का प्रोफार्मा रहता है, छोटा सा एक प्रोफार्मा रहता है, एक नोटिस टाइप का होता है मान लीजिए, तो वो पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद पेश कर देती है। तो गिरफ्तारी करने के कुछ नियम होते हैं, या तो कोर्ट ने माननीय न्यायालय उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो तो वारंट के आदेश के पालन में उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं, क्यों, हमें अधिकार है, कोर्ट ने दिया है। ठीक है, दूसरा, हमारे सामने कोई क्राइम कर रहा हो, हमें ऐसा लगे कि ये इसका मर्डर कर रहा है या कि इसका मर्डर करने की संभावना है, तो इसको हम अपने अभिरक्षा में हम ले सकते हैं। बाकी कोई किसी अपराध में फरार चल रहा हो,
अपराध में फरार कैसे, जैसे कि इनके खिलाफ पहले से 302 अपराध है और ये अपने घर में छुपे हुए हैं और धारा के अंदर क्या है कि हम उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे, धारा में है, नियम है, क्योंकि सजा ज्यादा है उसमें, तो उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। या तो किसी का माननीय न्यायालय द्वारा किसी का वारंट जारी किया गया हो, गिरफ्तार वारंट जारी किया गया हो, या हमारे सामने, जैसे मेरे सामने कोई किसी में चाकू मार सकता है, तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरी शक्तियां हैं, मैं क्राइम होता नहीं देख सकता, तो हम उसको, हमारे सामने कोई संज्ञेय अपराध करने की संभावना हो तो उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं, और कोई किसी अपराध में पहले से फरार चल रहा हो तो उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे सर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है और उसकी फैमिली वाले को पुलिस फोन लगा के बुलाती है, जैसे उसको नहीं लगाया मान लीजिए और फोन लगा के बुलाया, तो क्या ये फोन लगा के बुलाने पर क्या किसी एक्यूज को थाने जाना चाहिए, और यदि जाना चाहिए तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखो कोई व्यक्ति है, जैसे आप लोगों में से किसी का भैया अपराधी है, ठीक है, किसी का भैया अपराधी है और वो पहले तो यदि उसने अपराध किया है तो उसको कोर्ट के पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। यदि वो सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस कैसे पकड़ेगी? पुलिस एक सीक्वेंस बनाएगी, लिंक बनाएगी, आपसे बात करेगी, आपसे बोलेगी भैया अपने भैया को लाओ, और बात करने के लिए आपके घर पे भी आ सकती है, वो आपको बुला भी सकती है। वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। यदि पुलिस आपको बुलाती है तो आप जाइए, जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगती है आप सब दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, इस बात को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो आप जाके अपनी बात रखोगे, यदि आपका भैया दोषी नहीं है, आरोपी नहीं है, तो आप इस बात को भी जाके रखो। तो पुलिस जब भी फोन से आपको बुलाती है आप जाइए, जाने के बाद अपनी बात को रखिए। यदि घर पे आती है तो भी आप कोऑपरेट कीजिए, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो आप बेशक होकर जाइए, अपनी बात को रखिए, ठीक है, बात रखने का आपको आपका अधिकार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति का फोन चेक कर सकती है? नहीं, उसमें एक्चुअली प्रोसेस रहता है। जैसे हम जा रहे हैं और हमें कोई व्यक्ति सस्पेक्ट लगता है, जी ठीक है, यदि कोई व्यक्ति डाउटफुल है तो हम आपका नाम पूछेंगे, आपको नाम बताना पड़ेगा जी। भाई यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, यदि कोई टेररिस्ट टाइप का है, तो हमारा तो काम ही यही है ना, हम लोग किसी अपराध का होने का वेट नहीं करेंगे जी। हमारे प्रिवेंटिव तो एक्शन भी तो होना चाहिए हमारी। हम किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पे भी ला सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसका फोन भी चेक कर सकते हैं, मतलब उसकी कोई पर्सनल, उसकी जो प्राइवेट जो आइडेंटिटी से जो भी है, उसकी जिसमें फोटो है, वीडियो है, हमारा उद्देश्य उसको, उसकी प्राइवेट जो उसकी एकांतता है उसको भंग करना नहीं है जी। लेकिन कोई अपराध घटित ना हो, कोई किसी सस्पेक्टेड व्यक्ति को ये सही है गलत है जानने के लिए हमें अधिकार है, हम उससे बात कर सकते हैं, उसका नाम पता पूछ सकते हैं और उसके पास जो भी है उसकी हम तलाशी नॉर्मली ले सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अधिकतम 5 मिनट हमारे पास अभी बचे हैं, आप पूछ सकते हैं। पूछिए, बेशक पूछिए, बाद में कोई इतना फ्रैंकली जवाब देगा नहीं आपको, आप निश्चिंत रहिए। तुम लोग लड़के लोग भी तमाम लोग प्रताड़ित होंगे, जो किसी के साथ में घटना हुई होगी, तो आप पूछिए, कोई डाउट हो तो आपको। सर हम किसी को मतलब आप बोल रहे थे कि कुछ भी जगह हो, कुछ भी काम हो, तो मतलब उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, गिरफ्तार करें वो इंसान को। तो जब उसको फिर से अगर वो उसने कुछ करा है तो मतलब फिर से उसको अंदर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना, गिरफ्तार करने के बाद, फिर उसको अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना? अंदर कहाँ? जेल में? जेल में जाएगा वो। एक्चुअली वो पैरोल क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है, तो वो उसमें कंडीशंस रहती हैं। आप बाहर जाओगे तो आपको अपराध, क्योंकि वो तो उसको तो सजा है पहले से ही, सजा तो है ही उसको पहले से ही, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए बाहर आया है, तो उसको तो जेल में जाना ही पड़ेगा। यदि इस दौरान यदि वो अपराध कर देता है तो पुलिस को गिरफ्तार करेगी और जेल भेज देगी उसको, तो जाना ही जेल में। ऐसा नहीं कर सकते जेल वाले बाहर लेने से मना कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, वो तो है जेल में ही पहले से ही, वो तो पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है बाहर वो। सर इसी पर एक प्रश्न और मेरा आ गया है। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कोई पैरोल पर आया, पैरोल पर आने के उसको आजीवन कारावास की सजा है, वो पैरोल पर आकर किसी का मर्डर कर दे या कोई अपराध कर दे, तो उसे एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा दी जा सकती है? नहीं, अपराध तो सर जो पहले से ही वो सजा उसको है वो अलग अपराध में है। अब उसने अलग अपराध कर दिया तो प्रॉपर उसकी भी एफआईआर होगी, उसमें भी गिरफ्तार होगा, उसमें भी जेल जाएगा, इसका ट्रायल अलग चलेगा, तो उसका इसका निर्णय आएगा। मतलब एक ही व्यक्ति को एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक सजा दी जा सकती है? हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है बेटा?
रीज़न था कि वो बाहर पैरोल पे आया, उसने फिर से मर्डर कर दिया तो उसको दूसरी कार्रवाई होगी, पर उसको ऑलरेडी अगर आजीवन कारावास है तो उससे बड़ी उसको सज़ा फिर और क्या मिलेगी अगर उसने और अपराध किया तो। हाँ, सजा तो उसको देखो पहले से या तो फिर उसको जैसे कि फांसी की सज़ा हो जाएगी या कुछ और होगा कि वही सज़ा उसको मिलेगी। सजा अपराध के अकॉर्डिंग होती है। मैंने कहा ना, यदि आप किसी में चांटा मारोगे तो चांटा मारने की सजा होगी आपको, आप किसी को गली दोगे गली मारने की सजा होगी। यदि किसी को पहले से आजीवन कारावास है और वो आने के बाद फिर किसी के साथ में गाली गलौज कर देता है तो जो नया अपराध पंजीबद्ध होगा गाली गलौज का होगा, तो उसमें जितनी सजा है 2 साल 3 साल जो भी सजा है उसको वही सजा होगी, ठीक है। लेकिन उसकी हिस्ट्री में ये जुड़ जाएगा कि इसको पैरोल पे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पैरोल पे छोड़ने के बाद ये क्राइम करता है। दूसरा, उसको यदि वो माननीय उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में यदि वो पुराने अपराध में जमानत के लिए आवेदन लगाता भी है, ये वैल्यू करेगा, ये नया अपराध उसने किया है, ये वहां पर इम्पोर्टेंट है, तो वो उसकी जमानत नष्ट हो जाएगी कि नहीं यार ये तो पैरोल पे छोड़ने के बाद उसने अपराध कर दिया, जमानत देने के बाद तो और बड़ा अपराध कर सकता है। ये सजा उसको उतनी होगी जो अपराध उस अपराध में सजा का प्रावधान है, उतनी सजा होगी। और किसी का प्रश्न है? हाँ, अभी कि लड़की की एज अगर 18 साल है तो अपने मन मुताबिक वो फैसला ले सकती है। सर मान लीजिए कि अगर सामने वाला लड़का आजकल वो छापरियों का ज़माना चल रहा है, बिल्कुल अगर किसी ऐसे लड़के को पसंद करती है और फिर केस ऐसा आता है कि जब उस थाने में जाते हैं तो दोनों की मंजूरी रहती है कि हाँ मेरे को शादी उससे ही करनी है, तो सर वो माँ बाप को जानने से इनकार कर देती है। सर ऐसी सिचुएशन में सर माँ बाप के लिए कोई कानून नहीं है? नहीं, देखो वो यदि आप बालिग हो तो आपको अपना फैसला लेने का अधिकार है। तो सर माँ बाप के लिए कोई कानून नहीं हो सकता? अभी तो कोई नहीं है। यदि वो कोई बालिग है तो वो अपना फैसला ले सकता है, वो स्वतंत्र है, पूरे भारत देश में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, इसलिए स्वतंत्र है। फेसबुक की सर इनका भी ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसमें सर गाली गलौज या कुछ ऐसी असम्मानजनक चीज़ें दिखाई जा रही है, तो सर इस पर कोई कानून एक कार्रवाई नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है। तो सर बहुत सारे आते हैं ऐसे सर जिन पे मिलियन लाइक्स होते हैं, पर सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। बताऊँ आपको, आप कार्रवाई कब होती है? हम क्या करते हैं, हमने कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक का कंटेंट देख लिया तो हम क्या करते हैं, बोल देंगे सर इस पर कार्रवाई कर दो। पुलिस कार्रवाई कब करेगी? जब कोई कंप्लेंट आएगा, ठीक है, कंप्लेंट आएगा तब तो कार्रवाई करेगी। ऐसा बहुत सारे हैं, कोई कंप्लेंट तैयार होता नहीं है, आप आइए प्रॉपर कार्रवाई होती है, क्यों नहीं होती? तमाम यहाँ जिन में तो मैं बताऊँ तमाम, यदि कोई किसी धार्मिक कोई कमेंट करता है तो कितनी FIR हुई है, तमाम लोगों के लोग जेल जाते हैं, तमाम लोगों के घर मकान सब टूटते हैं, कार्रवाई होती है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके साथ में कंसेप्ट और बता दूं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, क्या होता है? क्या होता है? अभी आपने आप लोग सब लोग फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक नहीं चलाते हो? चलाना चाहिए, चलाना। नए जमाने में अपडेट रहो, हर चीज़ से अपडेट रहो। तो आपने देखा होगा कोई एक सचिन तेंदुलकर ऐड दे रहा है कि मेरी बेटी, मैं गरीब था, भले ही मैं अमीर हूँ लेकिन फिर भी मेरी बेटी गेम खेलती है, ऐसा ही है ऐड आते हैं। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो कोई अमिताभ बच्चन का नाम है, वो ऐड आते हैं कि वो ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, ऐसा आते हैं ना। और आपने सुना वो केबीसी का भी कोई एक वीडियो आया था किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा, वो केबीसी में वो उससे सामने पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कोई धार्मिक प्रश्न जोड़ देते हैं उससे, ठीक है। कोई ऐसे कोई तमाम ऐसी सेलिब्रिटी को लेकर एक वीडियो बना दी जाती है। तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 16 दिसंबर, देखी किसी ने? 16 दिसंबर उसका आपने, वो जो इंडिया का हमारा एक प्लेन था वो कंधार में जाके हाईजैक कर लिया था जी। हमारे पास 2-3 आतंकवादी थे, तो वो प्लेन हमारा हाईजैक कर लिया था जी। तो उसमें एक कंसेप्ट है, बम लगी थी, एक बम का कोड ये था कि दुल्हन की विदाई का वक्त आ गया है, ठीक है, वो उसी की आवाज में था, ठीक है। उस बम को अपन को डीएक्टिवेट करना था, तो उसमें उसके लिए कोड उसकी भाषा में, उसी की आवाज में उसको कोड को अपन को चेंज करना है। उसका ये था, उसमें उसने चेंज ये किया तो दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, क्योंकि वो समय हो रहा था, बम जो फटने वाला था, समय हो रहा था, तो बम को हमको डीएक्टिवेट करना था। तो उसने क्या करता है, वो उसी का एक एक शब्द लेता है। उसने बोला कि जैसे उससे बुलवाएगा दुल्हन की विदाई का वक्त चल रहा है, तो दुल्हन उसका शब्द ले लिया, विदाई का वक्त ले लिया। अब चल रहा है नहीं लेना अपन को क्या लेना है, बदलना है। तो उसने बोला तुम बदलोगे, मैं नहीं बदलूंगा, तमाम बातें हैं, तो बदलना उसका ले लिया।
उसका ही, उसकी वॉइस में उसकी बोलने वाला जो शब्द है अलग अलग शब्द ले लिए, ऐसे उसने एक कोड बना दिया, दुल्हन की विदाई के बाद बदलना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक डीप फेक, आपने वर्ड सुना होगा, डीप फेक। फेक क्या, हाँ, फेक मीन्स फर्जी, डीप मीन्स बहुत गहराई तक, अंदर तक। तो वो क्या करते हैं अभी अपने जो डीप फेक में क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आप कैसे हो, या मैंने बोला कि कोई भी मैंने बोल दिया कि आप कैसे हो, आपका, अब मेरे सब मेरे आप बोलने का तरीका है वो उसने क्या किया, उतना ले लिया, उतना वीडियो भी ले लिया, हाँ, उतना आप बोलने का मेरा हाव भाव, हाथ मेरा कैसे कर रहा हूँ, कैसे मुंह चला रहा हूँ, उतना ले लिया, और कैसे हो वो हटा दिया। मैंने इतना बोल दिया कि वो गंदा है, कि कोई दूसरी वही एक और वीडियो है जिसमें बोल रहा हूँ कि अपराध करना गंदी बात है, या किसी उसने उसके साथ में फ्रॉड किया, वो गंदा है। अब मैंने जो सेंटेंस बोला था वो उसने साथ फ्रॉड किया, वो गंदा है, वो गंदा अलग चीज, अलग सेंटेंस था मेरा। तो आपका मैंने, मेरा आपका उन्होंने यहाँ से ले लिया, आप, वो गंदा है वहां से ले लिया, और वो क्या बोल दिया कि वो आप गंदे हो, ये कैसा एक आप गंदा है, जो भी है एक उसने बना दिया, क्योंकि मेरे हाव भाव पूरे वही है, मेरे शब्द बोल रहा हूँ वो पूरी टोन मेरी वही है, मुंह चलाने का तरीका मेरा वही है। तो आजकल क्या फर्जी वीडियो बहुत आ रही हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने खुद शिकायत की कि मैंने ये ऐड नहीं दिया है, मैं भी डीप फेक का शिकार हुआ हूँ। अभी आप देखोगे, आप फेसबुक पर तमाम वीडियो आ रही हैं, पता चले कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, बड़ा कोई देश का बड़ा कोई नेता है, कोई सीएम है, ये तमाम लोग हैं, तो उनके मुंह से यदि कोई वीडियो आती है और जिसमें वो किसी समुदाय पे या किसी रिजर्वेशन पे या किसी पर्टिकुलर जाति पे यदि कोई वीडियो दिख रही है आपको, तो आप समझ लेना वो गलत है, दैट इज डीप फेक। ठीक है, तो आप लोग जो देख रहे हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आजकल डीप फेक का बहुत समय है, मतलब तमाम वीडियो पड़ी है वो फेक वीडियो हैं, और आपको ये लगेगा यार वो सचिन तेंदुलकर ऐसे ही बोलता है, तमाम आप केवाईसी की वो जो केवीसी कौन बने करोड़पति, अभी कोई एक मुझे याद नहीं आ रहा, वो अभी उन्होंने सोनी जो चैनल ने क्लियर किया था ये वीडियो हमारा नहीं है। तो वह तमाम वीडियो आती हैं जिसमें ये जो पूरी वीडियो को पूरी डीपली जाके फेक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखें, कोई अब्बा वाला मैसेज आता है, अब आपके लिए इंपोर्टेंट बात है कि आप उसको, आपको क्या सावधान रखना है, आपको उसको अनावश्यक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपने शेयर कर दी बिना जाने पहचाने तो आप उसके आरोपी बनोगे जी। ठीक है, आपको शेयर नहीं करना है, आपको अनावश्यक कोई कमेंट नहीं करना है ऐसी वीडियो पर। अब मैं सर चूंकि अपनी एक मर्यादा में हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, सागर में आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं बेटा, है ना, कि माँ बाप तुम्हें पैदा करते हैं, पालते हैं, पढ़ा लिखाते हैं, और जब तुम 18 साल के हो जाओ, तुम 21 साल के हो जाओ, तो माँ बाप को ये कह के नहीं छोड़ सकते कि अब हमारा अधिकार है, ये कह के कि अब हमें जीना है, अब हमें ये करना है, हमें वो करना है। इन सब चीजों को लेकर आप माँ बाप की चिंता जरूर करें। ये नहीं है कि हमें अधिकार है तो मतलब हम कुछ भी करें, है ना। अभी सर ने जैसे बताया कि माँ बाप के लिए अभी कोई अधिकार नहीं बने हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि माँ बाप से बड़े भगवान भी नहीं है, माँ बाप सबसे बड़े हैं। कोई भी फैसला ले, आप पता है कि आप कभी किसी व्यक्ति को कब पसंद आएंगे, जब माँ बाप आपको अच्छा खाना खिलाएंगे तो आप हेल्दी दिखोगे, जब आपको अच्छे कपड़े पहनाएंगे तो आप सुंदर दिखोगे, जब आप बहुत अच्छे रहोगे तो सामने वाले को क्या होगे, पसंद आओगे। तो सामने वाले को पसंद कब आए, जब आपके माता पिता ने आपकी अच्छी केयर की, आपको बहुत सुंदर तरीके से आपका पालन पोषण किया, तब आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी इज्जत पर, उनकी इमेज पर कोई आंच नहीं आ जाए। ये आपका खुद का है। ऐसा नहीं है कि मैंने 18-19 साल तक माँ बाप के घर में ठूसा और जब मैं 18 साल का हो गया, 21 साल का हो गया तो ये कह दिया कि मेरे अधिकार है। तो आपको समझना यह पड़ेगा कि माँ बाप के पास असीम अधिकार है, वो अगर आपको समझाने का प्रयास करते, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी माता पिता किसी भी बच्चे के लिए बुरा सोचते हो या उनके लिए कोई बुरा चॉइस लेकर आते हो। मुझे लगता है माँ बाप हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत अच्छा ही करते हैं। इसलिए माँ बाप के विरोध में जाने से पहले एक बार यह जरूर सोचें कि हम आज जितने बड़े हैं वो किसकी वजह से हैं और क्या प्रक्रिया है। क्लियर है? ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने गंगूबाई एक मूवी आई देखी किसी ने? जी 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 बिल्कुल। उसका क्या मैसेज मिला आपको? जो गंगूबाई, उसका नाम पहले गंगा था जी, उसको उसका पैंट लेके आता है और उसको कोटे पर बेच जाता है जी 1000 रुपये में।
तो वही मेरा मानना है कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं ब्लाइंड तरीके से, आजकल इस सोशल मीडिया के समय में सर जी किसी की भी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर सकते अपन। जी जी कोई व्यक्ति अपन से क्या बन के बात कर रहा है, बिल्कुल। कोई फर्जी आईडी बना के बात कर रहा है, कहाँ का रहने वाला है क्या नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने इंस्टाग्राम का एक मिसयूज देखा। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप तमाम इंस्टाग्राम पे अभी आप करोगे, तमाम आपको रील वील मिल जाएंगे, आप कोई कमेंट वमेंट डाल दो, हाल आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा और आप बात करने लगोगे। और यहाँ के उज्जैन का लड़का पता चले कि बंगाल की लड़की है, यहाँ की लड़की वहाँ का लड़का, तमाम ऐसे ही आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। जी जो व्यक्ति आपको मीठी मीठी बातें कर रहा है आपसे और आपको जो लुभावनी बातें कर रहा है, हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप समझो कि ना कि कुछ डाउट है, ठीक है। और अपना देश बहुत बड़ा है, यदि आपको कहीं भी कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा तो आप अकेले खड़े रह जाओगे। तो आप भी किसी भी अननोन व्यक्ति पे बिना किसी वेरिफिकेशन के विश्वास मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं, मैं आपको यदि मैं स्टोरी बताऊंगा तो हमने लोगों को रोते हुए देखा है। जी मेरी ग्वालियर पोस्टिंग थी, वहाँ पे एक लड़की थी, वो ऐसे ही अपने माता पिता से रूठ के स्टेशन पे जाके बैठ गई। स्टेशन पर उसको एक व्यक्ति मिला, उससे बढ़िया प्यार से बात की, बेटा तू मेरे बेटे जैसी, ऐसा तमाम बातें। वो 12 साल की लड़की, उस समय उसकी लड़की की उम्र थी 12 साल। जी बोल उस लड़की को ले गया मुंबई में उससे बहुत सारे गलत काम करवाए। जी गलत काम करने के बाद मतलब वो एक ऐसे एक ग्रोह है, क्योंकि यदि आप किसी अननोन व्यक्ति की बातों में आओगे तो क्या पता कहाँ मिसयूज करेगा आपका। इसलिए उससे बहुत गलत काम करवाया। बाद में हमने FIR की, इनको लेके आए, जेल वेल सब गए। लेकिन मेरा मानना है कि यदि किसी के साथ में घटना हो गई, FIR हो जाती है, वो व्यक्ति जेल चला जाता है, लेकिन उसके साथ तो घटना हो गई ना। इसलिए आप लोग अवेयर रहो। अनावश्यक किसी अननोन व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपसे बढ़िया अच्छे बॉडी बना के आपसे बात कर रहा है, तमाम ऐसे बहुत सारे लुभावने लोग रहते हैं, तो अननोन व्यक्ति की बातों में कभी मत आओ जब तक उसको आप वेरीफाई ना कर लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी बच्चे का कोई प्रश्न तो नहीं है? अब यदि हो तो आप पूछ लीजिए बेटा, समय हो गया है हमारा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ होते हैं, जैसे दो विवादों में, दो पक्षों में लड़ाई होती है, एक पक्ष वो पैसे वाला होता है और एक के पास पैसा नहीं होता है, गरीब टाइप होता है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि जो गरीब पक्ष है वो कतराता है थाने जाने से, कि ऐसा मानना है लोगों का कि थाने में आजकल पैसों का वो खेल है, जैसे पैसे जिसके पास है उसका एक सब कुछ होता है थाने में। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखो क्या होता है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये जब पता चलता है हम लोग जाएं। हम लोग क्या अपनी बातें नहीं रखते। आजकल आदमी पूरा फ्री है, आप अपनी बात रखने के लिए फ्री हो। आपको पूरा, आप ऐसा नहीं है वो समय नहीं रहा, आपको बहुत सारे राइट हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। आप की बात नहीं सुनी जा रही, आप खुद की अपनी वीडियो बना लो, खुद का मेडिकल कर सकते हो, टीम एल्ट्रान पर शिकायत कर सकते हो, SP साहब से शिकायत, तमाम बड़े अधिकारियों पर शिकायत कर सकते हो। तो आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। भले हम क्या करते हैं, और दूसरी बता दूं मैं आपको, कोई व्यक्ति क्या होता है, जैसे हम लोगों पर कभी आरोप लगते हैं, जैसे क्या होता है, वो अर्नेस वाला एक मामला है जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, 7 साल से कम सजा वाले में। अब इन्होंने आपके साथ में घटना की, घटना तो आपके साथ में हो गई, लेकिन उसकी सजा कितनी है? 7 साल से कम सजा है। अब आपको इस बात का पता नहीं है, ठीक है। अब हमारा कानूनी राइट क्या है कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो नियम ही नहीं है जब तक नहीं। तो हम क्या करेंगे, आपको नोटिस देकर छोड़ देंगे। और आप क्या करोगे, उसको दिखाने के लिए बाहर निकले, कॉलर ऊंचा करेगा, मेरा क्या कर लिया पुलिस ने मेरी जेब में है, ठीक है। तो आपने ये सोचा यार सही बात है, वो तो आ गया। देखो मिसयूज, मैंने कहा मिसयूज हर जगह पे होता है, मैंने बोला ना आपको, मिसयूज हर जगह पे होता है, इसके लिए भी कार्रवाई है। आप अपनी बात को रखो ना। तमाम और बहुत सारी ब्रांचें हैं, लोकायुक्त है, अन्य अधिकारी हैं, वहां अपनी बात रख सकते हो। कोई आपसे जबरदस्ती छीन थोड़ी रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है, उसकी कंप्लेंट करो ना, क्या दिक्कत है भाई। उसके लिए भाई ये बताओ, कोई क्राइम होगा उसके लिए थाना बना है, पुलिस बना है, और पुलिस वाले क्राइम करेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। कोई तमाम लोग आपने देखा होगा, पेपरों में रोज पढ़ते होंगे, कोई रिश्वत मांग रहा है, पकड़ में आ रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है ना। बस आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो, तो अपनी बात को रखो। कोई आपसे पैसे मांग रहा है, आप जाइए, शिकायत कीजिए, ऊपर कार्रवाई होगी, एविडेंस दो उनको। ऐसा नहीं है। तो डर, आपका जो डर है ना, वो आपकी कमजोरी है। और आज के समय में यदि तुम डरते हो तो सबसे बड़े कमजोर हो तुम। डरो मत। आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, ठीक है। आप यूट्यूब पर डाल सर्च कर सकते हो कि मेरे अधिकार क्या हैं, पुलिस की लिमिटेशन क्या हैं, यदि पुलिस मेरे से पैसे मांगे या पुलिस मेरे से गाली गलौज, मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्या है। आपके अधिकार आपके पास हैं, आप डर क्यों रहे हो? आप स्वतंत्र हो, अपनी बात को तो रखो, क्या दिक्कत है। इसी प्रश्न पे सर एक क्रॉस क्वेश्चन है कि यदि थाने पे कोई व्यक्ति गया और उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है,
तो किस कारण से उसकी एफआईआर दर्ज करने में देरी की जाती है या फिर दर्ज नहीं होती है, तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? दर्ज देखो क्या होता है, सबसे पहले कोई व्यक्ति थाने पे आता है जी कोई हमारे पास आ रहा है, जैसे ये रिपोर्ट लेके आए जी। इनके खिलाफ, कभी कभी लगता है यार कि वो ये जो बोल रहे हैं उसकी बातों में कुछ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, जी वो होता भी है, कई लोग ऐसे हैं वो गलत रिपोर्ट लिखाते भी हैं। जी जी तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सामने वाले को फोन करते हैं, जी सामने वाले को, यार तू गया तेरी बात भी रख तू। हम्म, अब वो आता है, वो क्या करता है 10 लोगों के बाद 10 लोगों से पहले बात करता है, उसके माध्यम से डरता डरता आता है, थोड़ा समय उसमें लग जाता है। जी जी आप ये मानिए, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी एफआईआर नहीं करा सकते हो, आप, मैंने बोला आप स्वतंत्र हो, आप अपनी बात को कहीं भी रख सकते हो। जी यदि आपकी एक जगह कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपके लिए चैनल बना हुआ है, जी ठीक है, आप कहीं तमाम जगह पे आप जाके अपनी बात को रख सकते हो। तो रिपोर्ट होने में कभी कभी ये देरी हो जाती है कि वो वेरीफाई करने में, थोड़ा सा उसको तस्दीक करने में समय लगता है। बाकी वो अपनी एफआईआर तो जनरली जो थाना होता है जी जी उसी थाने में ही होती है, जो घटनास्थल उस थाने का होता है उसी थाने में होती है, जी लेकिन कभी कभी वो थोड़ा तस्दीक करने में समय लग जाता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा मैं ये भी बता दूं, मैं जैसे कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं, जैसे कभी एफआईआर होती है, आप हमारे पास आए थाने पर, आपकी चोट ज्यादा है, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है? मेडिकल तो कराएंगे ही, लेकिन आपका इलाज कराना, जी ठीक है। अब आप हमारे साथ में दिक्कत क्या आती है, जैसे किसी के सर में चोट है, जी तो हमको लगा यार ये एफआईआर लिखने में आधा घंटा लगेगा, तब तक ये खत्म ना हो जाए, जी जी ठीक है। तो हम भी तो इंसान है, हमको ये तो है नहीं कि हम कोई क्रूरल टाइप के हों, जी तो हम ये चाहते हैं कि यार इनकी एफआईआर लिखो, लेकिन तुम्हारे भैया बोलेंगे सब रिपोर्ट लिखो, मेरी रिपोर्ट लिखो, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, पुलिस बिक गई मिल गई, ऐसा बोलते हैं। जी लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, हम पहले इसका इलाज कराएं, जी इलाज कराने के बाद भले ही हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में उससे बात करेंगे, उसकी तरफ रिपोर्ट लिखेंगे जिसका घटना हुई है। जी पता है तुम्हारा भैया 10 लोगों के नाम फर्जी बता रहा है, जिसका घटना हुई है हम उससे रिपोर्ट लिखने की कोशिश करेंगे। जी तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है उसको इलाज कराना, इलाज कराने में भले ही समय लग जाए, एफआईआर डिले हो जाए 1-2 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले उसको इलाज मिलना चाहिए, और जिसके साथ घटना हुई है हम उसकी तरफ से ही, यदि संभव हो तो उसकी तरफ से हमें रिपोर्ट लिखना चाहिए। ये होता है, इसलिए देर हो जाती है। सर एक घटना है जो मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कि किसी ने इसको पेमेंट दिया, हाँ है ना, उसने उधार दिया और वो बाद में नहीं दे पा रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कई बार से गाड़ी छुड़वा लेते हैं, छुड़वा लेते हैं पेमेंट लेने के लिए, तो वो सही है या गलत है? वो गाड़ी रख लेते हैं, हाँ, जैसे कि अभी नहीं करने में वो इलीगल है, इलीगल है। क्या है, देखो वो सब इलीगल है। आपने पहली बात तो आपने किसी को पेमेंट दिया, तो यदि आपको पेमेंट चाहिए तो आप प्रॉपर अपने कोर्ट में लगाइए, आपने चेक वेक लिया हो तो बांस वगैरह हो तो उसको कोर्ट में लगाइए, प्रॉपर वहाँ से प्रोसेस कराइए। पुलिस हस्तक्षेप नहीं है वो वाला पीछे वाला मैटर। और ये लोग करते हैं कि जब ऐसी गाड़ी रखवा ली कर ली, तो ये तो क्रिमिनल टेंडेंसी होती है। जी और लोग ये पहले ऐसा होता भी था, लोग जनरली इतने अवेयर नहीं थे, पुलिस के पास जाते नहीं थे, तो उसने उसकी गाड़ी रख ली कि तू गाड़ी देगा तभी दूंगा तो मेरे पैसे देगा, ऐसा होता है। जी हाँ सर, पहले भी एक आध केस में कोई ऐसा होता है, वो पूरा इलीगल है। लेकिन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को और कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप बच्चों को? बस मैं आपसे यही बोलूँगा, अपने अंदर जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, इन्होंने पूछे, तमाम लोगों ने पूछे, ज़्यादा जिन्होंने क्वेश्चन पूछे वो बहुत अच्छा मानता हूँ उनको मैं, क्योंकि अपने अंदर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कोरे कागज हो भी, यदि आप कोई मुझसे गलत क्वेश्चन भी पूछोगे तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, ठीक है। पूछो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेके आइए। जो जितना जिज्ञासु होता है वो उतना ज़्यादा होशियार होता है। भाई पता चले कि किसने क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब समझ में नहीं आया उसे कुछ, और समझ में आ गया तो मैं पूछूंगा तो पता लगे किसी समझ में नहीं आया। यदि कोई ये पूछ रही है, समझ रहा है कि मेरे को सब समझ में आ गया, किसी भी चीज़ को सिक्वेंस में समझिए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही आपने, जैसे मेरा आपसे वार्तालाप हुआ, यही वार्तालाप अपने टीचर से रखिए क्लास में। कोई भी चीज़ है उसका कंसेप्ट तक जाइए। यदि आपने भारतीय संविधान पढ़ा है तो पूरा स्टार्टिंग से लेके जाइए, और उसे ये मना लो कि जैसे मूवी देखते हैं ना, हम लोग मूवी देखते हैं कि किसी हीरो की बहन के साथ में कोई गुंडा गलत काम करता है या हीरो की माँ को मारता है, उसके बाप को मारता है, हम लोग रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? क्यों हम अपने आप को वहां रख लेते हैं। ये घटना हमारे साथ में हो रही है, ये तो सोचते हैं अपन, ये घटना मेरी बहन के साथ में हो रही है, मेरे पिताजी को मार दिया, ये तो सोचते हैं, तभी हम रोने लगते हैं कि हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुंडों के साथ भावना नहीं जुड़ती अपनी, क्योंकि गुंडे वो बदमाशी तो वही करते हैं, तो हमारी भावना जो एक जुड़ जाती है वहां पर कि यार ये तो मेरे साथ में भी हो सकता है, मेरे साथ में हो रहा है, तो हम रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो ऐसा ही जैसे जिस तरीके से आप मूवी देखते हो, आप अपना कैरेक्टर वहां बिठा लेते हो, ऐसे ही आप क्लास में रहो।
क्लास में यदि आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हो तो आपके मन में, आप सारे अपने मोबाइल सब साइलेंट करके पटक दो, आपके मन में ये चलना चाहिए कि ये संसद है जी और हम यहाँ बहस चल रही है भारतीय संविधान के ऊपर, कि ऐसा एक माहौल बनाइए। और उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक जो एक डिस्कशन है वो हेल्दी डिस्कशन होगा। कभी कम्युनिकेशन क्या 2 टाइप का होता है। कम्युनिकेशन जो होता है ना, जैसे मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूँ और आपको आप तक पहुंच गया, मैंने बोला कि जो भी मेरा एक कोई कंसेप्ट बताया आपको, जैसे मैंने बताया आईपीसी के बारे में आपको, और जब तक आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं तो मुझे लगेगा वन वे कम्युनिकेशन है। मैंने बताया, आपने सुन लिया। आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब यह है कि मैंने बताया आईपीसी के बारे में, आपने सुना आईपीसी और आपके मन में क्वेश्चन पैदा हुआ, प्रश्न पैदा हुआ, तो कम्युनिकेशन क्लियर माना जाता है। तो एक स्टूडेंट और एक टीचर का कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कम्युनिकेशन जब होगा जब आप अपने आप को जहां बैठे हो उस माहौल में ढाल लो, पूरा अपने आप को ये सोचो कि मैं वही चल रहा है, जैसे भारतीय संसद चल रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और प्रॉपर क्वेश्चंस करो, तब जाके तो किसी भी चीज को प्रॉपर कम्युनिकेट करो। उसको अपनी कोई हमेशा हर चीज पर डाउट, हर चीज पर प्रश्न लगाओ, ये होता है तो होता क्यों है। मेरा एक दोस्त था, वो अभी IIT रुड़की से एमटेक किया है उसने, तो वो हमेशा, जैसे कभी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं ना सब, जैसे कि माना कि एक सर्कल है, तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो माना एक सर्कल है, तो सर क्या करते थे उस समय, हमारे जो मैथमेटिक्स सर थे ना, वो हमेशा एक माना के एक सर्कल है, ऐसा सर्कल बना देते हैं जी। तो ये बोलता, सर आपने माना, उसने बोला माना का सर्कल है, एक सर्कल है, वो आपने इतना बड़ा बना दिया, मुझे नहीं बनाना इतना, मुझे तो इतना बड़ा बनाना है जी। भाई मैं क्या बनाऊं इतना बड़ा, उसने बोला नहीं है कि इतनी रेडियस का सर्कल होगा जी। तो डाउट होता था, तो वो हमेशा सर हमारे ये बोलते थे कि तू ही साइंटिस्ट बनेगा। और उसका बाद में IIT में सिलेक्शन हुआ, वो IIT रुड़की से एमटेक है जी। अभी तो सिविल सर्विस में जॉब कर रहा है वो जी। तो मतलब यही, जब तक आपके मन में डाउट नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए डाउट क्रिएट करो, हर चीज को क्लियर करो। जब तक सारा वो क्लियर ना हो जाए ना, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक उसको छोड़ो नहीं, हर चीज क्लियर करके पढ़ो। तो ये अपने टीचर के साथ ना बढ़िया कम्युनिकेशन रखो, जिस माहौल में पढ़ रहे हो उस माहौल में ढल जाओ, और हर चीज को जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए रटने की कोशिश मत करो। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं बता दूं, मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाए, बच्चा 6वीं से लेके मेरा MSc तक मैंने कभी नोट नहीं बनाए, क्योंकि हमें क्लास में क्लियर करना है ना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जाके यहाँ रब करेंगे वहाँ फेयर करेंगे, ये नहीं, आप हर चीज को वहीं क्लियर करो, ठीक है। वही सबसे बड़ा एक तरीका है पढ़ने का, आप ऐसा ही पढ़ते रहिए, और जहाँ भी आपको लगता है तो हम लोगों की आप सहायता लीजिए, हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। धन्यवाद। चलिए, आज के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय देता हूं कि सर गजेंद्र पचौरिया जी एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र से सबसे पहले ग्राम सेवक, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जैसी नौकरी से लेकर बैंक में क्लर्क, बैंक में स्पेशल ऑफिसर, उसके बाद में ATMS जो एग्जाम मैंने आपको बताया था 2nd रैंक ऑल MP, उसके बाद में JRF, आपको पता होगा कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक एग्जाम होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स। इस परीक्षा में सर का JRF है, यानी हम जिनसे अभी रूबरू हुए हैं वो एक बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और अन्य बहुत सारी एग्जाम्स में क्वालिफाई होने वाले पुलिस अधिकारी हैं। मैं इनके बारे में एक और बात आपको बता दूं कि सर की एक बहुत अच्छी आदत है कि जहां पर भी इन्हें कोई ऐसा विद्यार्थी मिलता है जो इनकी नजर में ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ी किताब नहीं खरीद सकता या ये बहुत ज्यादा पढ़ने पर खर्च नहीं कर सकता, तो सर अपने पर्सनल पॉकेट से उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। दूसरा, किताबों के लिए मैंने तो कई बार सर को देखा है, कहीं भी जाके जैसे गए हैं, किसी हॉस्टल में गए हैं, वहां कोई बच्चा दिख गया, या बाहर कहीं किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हैं, वहां कोई बच्चा दिख गया, यानी कि यहां पर सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे की मदद करना पढ़ाई को लेकर, मेनली पढ़ाई को लेकर। यदि कोई बच्चा इनके पास जाता है सर के पास, सर मेरे पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैंने एक बार सर की हॉस्टल था सर, ई-ब्लॉक हॉस्टल, वहां पर एक बार मैं किसी बात को लेकर वहां गया था, मेरा कोई कार्यक्रम था वहां पर, तो वहां पर सर आए थे, सर आए और एक बच्चे को नाम लेकर बुलाया और कहा, बोले तुम्हें रीजनिंग की किताब की आवश्यकता थी ना, ये रीजनिंग की किताब रखो तुम। सर खरीद कर खुद की किताब लाकर उसको दे रहे हैं, मतलब सर एक बहुत अच्छी चैरिटी और एक सोशल वर्कर की तरह भी काम करते हैं। मैं कहता हूं हर एक पुलिस अधिकारी को गजेंद्र पचौरिया होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।